जो है गेंडे की चमड़े की है। गेंडे का चमड़ा और मगरमच्छ का चमड़ा सूखने के बाद इतना हार्ड होता है जी कि किसी भी धारदार हथियार से कटता नहीं है, चाहे तलवार हो चाहे कुल्हाड़ी हो। तो अपनी ये पहियों पर खड़ी हुई विश्व की सबसे बड़ी तोप है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम भी है। हालांकि इंडिया में तोपों का आगमन का श्रेय बुलेट यहाँ से 35 किलोमीटर आगे इस दिशा में, जी उस समय जयपुर शहर नहीं था, यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है चाकसू। एरियल डिस्टेंस बाय रोड यहाँ से 65 किलोमीटर फार है। ज़मीन से टकरा के जब वो ब्लास्ट हुआ उसने 3 किलोमीटर का एरिया उड़ा दिया था वहाँ पे आस। तो यहाँ से बाहर दुश्मन को देखना ईजी था, तीर मार के उसको मारना ईजी था, लेकिन बाहर वाले को अंदर दिखता ही नहीं है। बाद में जब गन आ गई तो उनमें से गन भी यूज़ करने लगे। और अभी भी कहते हैं ये जगह भूतिया जगह कहलाती है, हॉन्टेड जगह कहलाती है। और यहाँ के कर्मचारी कहते हैं कि रात में कई बार यहाँ पे चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आती है। रात में इसके नज़दीक कोई नहीं आता है। जी मौत का कुआं, जो कभी फांसी की सज़ा दी जाती थी यहाँ पे देखिए किले वाला ये जो पार्ट है, ये जब रानियाँ यहाँ पे शिफ्ट होती थी उस समय। देखिए हम अभी खड़े हैं जयगढ़ किले में, और जयगढ़ किले में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो यहाँ का है वो 11वीं सेंचुरी में फोर्ट बना था। जब का बना हुआ, पहले यहाँ के पहले राजा काकिल देव ने ये सिस्टम बनाया था ताकि फोर्ट बनाने में मदद मिल सके, क्योंकि इतना बड़ा अगर कंस्ट्रक्शन करते हैं जी तो फिर पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले जहाँ यहाँ पे एक पहाड़ था उसको फ्लैट किया जी उन्होंने, पत्थर खोदे किले की दीवारें बनाने के लिए। जी तो पानी खड्डे हो गए, उनमें पानी स्टोर किया। बरसात का पानी जो यहाँ से ऊंचाई थी पहाड़ियाँ, उस साइड का नाली बना के उनमें पानी स्टोर किया, और उसी पानी से वो कंस्ट्रक्शन करते थे। करीब 38 ईयर लगे थे इस फोर्ट को बनने के लिए। तो इस तरह के काफ़ी अंदर गड्ढे किए, पत्थर निकाले थे, उनको फिर आगे जाके वो सिस्टमेटिकली वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। तो पानी का स्टोर करने का जो पहला पॉइंट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। अच्छा जी। किले के पीछे पहाड़ के ऊपर नाहरगढ़ की तरफ करीब 4 किलोमीटर लंबी एक कैनाल है जो बरसात का पानी फोर्ट में कलेक्ट करते थे, और अभी भी कर रहे हैं, ये वर्किंग है अभी भी। तो बरसात जो ही होती है, पहाड़ों का पानी आता है, शुरू के पानी के साथ में कचरा भी आता है, पत्ते भी आते हैं, मिट्टी भी आती है। शुरू का पानी इस पौंड में स्टोर करते हैं, ओपन पौंड है जी। जब तक कचरा पत्ते मिट्टी आई ये भर लेते हैं, और जो ही पानी साफ आने लगा इसके अंदर एक गेट है उसको बंद करते हैं, और इस रोड के नीचे के कैनाल, दूसरी कैनाल है जिसको ओपन करते हैं जब पानी साफ आता है। अच्छा, इस रोड के नीचे? इस रोड के नीचे होके जा रही है कैनाल, और अंदर जाके यहाँ से करीब 400 मीटर आगे जाके 3 पानी के टैंक हैं, काफ़ी गहरे हैं। 2 टैंक 40 फीट डीप है, एक 52 फीट डीप है, और तीनों आपस में मिट्टी के सकोरों के पाइपलाइन से कनेक्टेड है। उस समय पाइप भी नहीं होते थे लोहे के या प्लास्टिक के। तो एक टैंक भरता है पहले, जब तक टैंक भरता है धीरे धीरे साथ में मिट्टी जमती रहती है, पानी ओवरफ्लो के अगले टैंक में जाता है जो 52 फीट डीप है, फिर वो टैंक धीरे धीरे भरता है, उसके बाद फिर 3rd टैंक में जाता है। तो इस तरह से पानी में जो मिट्टी होती थी वो सेटल डाउन होते होते पानी साफ होता है। आजकल उसको सेडिमेंटरी सिस्टम बोलते हैं, पहले उसको निथार सिस्टम बोलते थे। ये काफ़ी पुराना सिस्टम है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा टाइम में सिस्टम मिला है। तो लास्ट टैंक में पानी पहुँचते पानी में मिट्टी बिल्कुल नहीं रहती थी, पानी एकदम क्लीन हो जाता था, और बारिश के बाद में उस पानी का ट्रीटमेंट करते थे दशहरे के दिन। दशहरा एक फिक्स डे था उनका। अच्छा। क्योंकि दशहरे के दिन शस्त्र पूजा होती है, और इस फोर्ट में शस्त्र रहते थे, आर्मी रहती थी, तो राजा अपनी आर्मी के साथ में यहाँ पे शस्त्र पूजन करने आते थे। अभी भी बड़ी तोप जयबान की पूजा करने आते हैं। तो पूजा करके शस्त्र की, और उसके बाद पानी के 3rd टैंक पे जाते हैं। उसमें कितना पानी है, पानी को नापा जाता है, नए पानी की पूजा होती है, और पूजा करने के बाद पानी के अकॉर्डिंग, उस रेशो के अकॉर्डिंग उसमें चूना और फिटकरी डाल के पानी को प्यूरीफाई करते थे। अभी भी कर रहे हैं। उसमें एक बोरे में डाल के 2 दिन के लिए 48 घंटे के लिए पानी में डाल दे, ताकि पानी में फिटकरी भी मिक्स हो जाए, चूना भी मिक्स हो जाए। फिटकरी एलम जो होता है वो पानी से बैक्टीरिया ख़त्म करता है और फ्लोराइड को अलग करता है जी। और जो चूना होता है वो पानी में कैल्शियम मिक्स होती है उससे, वो पानी नेचुरल कैल्शियम हेल्दी पानी होता था। तो ये पुराना सिस्टम आज भी फॉलो कर रहे हैं, और आज भी फोर्ट में पानी स्टोर हो रहा है। और लास्ट टैंक काफ़ी बड़ा भी है, उसकी वाटर कैपेसिटी है 6 मिलियन गैलन जी। एक बार अगर वो टैंक भर जाता है, फोर्ट में सैनिक रहते थे यहाँ पे, काफ़ी सेना रहती थी। फोर्ट के अगर दुश्मन लंबे समय तक घेर ले तो भी पानी की कभी कमी नहीं है इसमें। कई बार ऐसे बड़े अटैक हुए, अलाउद्दीन खिलजी, अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद बिन कासिम, गोरी गजनवी भी यहाँ पे आए थे। लंबे समय तक इस फोर्ट को घेर के इनको मजबूर करने की कोशिश की थी, ताकि रसद खत्म हो, पानी खत्म हो, लोग मजबूरी में बाहर निकले, जैसे चित्तौड़ के किले में हुआ था। लेकिन दुश्मन ही तो हताश होकर चला गया, लेकिन ये मजबूर नहीं हुए, पानी कभी खत्म नहीं हुआ। लास्ट टैंक अकेले की कैपेसिटी है 6 मिलियन गैलन। एक बार अगर वो टैंक भर जाता है तो 10 साल तक एक बूंद भी बारिश नहीं हो या दुश्मन घेर ले, पानी की कमी नहीं आती थी। और कहते हैं उस टैंक के नीचे बहुत बड़ा एक तहखाना था जी, खजाना था।
राजा मान सिंह ने अफगानिस्तान पे अटैक किया था अकबर के चीफ कमांडर रहते हुए। अकबर में और मान सिंह में ट्रीटी थी, जीतने के बाद जो लैंड होती थी वो मुगलों की होती थी, लूट का माल मान सिंह का होता था। सेना मान सिंह की होती थी, सेना राजपूत होती थी, और हथियार जो मुगलों के पास तोपे बंदूकें उस समय आ गई थी वो मुगलों के होते थे। दोनों में एक ट्रीटी थी कि जीतने वाला लैंड मुगलों की, लूट का माल मान सिंह का होता। अच्छा। तो कहते हैं कि अफगानिस्तान पे जो अटैक करने इंडिया पे आए थे, मोहम्मद गोरी, गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी वगैरह, वो सारे लूट के अफगानिस्तान ले गए थे, लेकिन मान सिंह ने उनको पांचों को हराया, वहाँ से सारा खजाना लिया और अपनी राजधानी आमेर में पहुंचाया था। और उस समय वहाँ पे एक टेक्नोलॉजी भी ली थी उन्होंने, तोप बनाने कारखाने की, जो आमेर पहुंचाई थी। तब से यहाँ पे तोपें भी बनने लगी है। इस किले के अंदर एक तोप है दुनिया की सबसे बड़ी, वो भी मान सिंह ने बनाया था। और ये टेक्नोलॉजी अफगानिस्तान से इंडिया में आई है। और अफगानिस्तान 5 टुकड़ों में डिवाइड था, 5 सूबों में डिवाइड था। वो कबीले होते थे, आपस में एक दूसरे संघर्ष में चलता रहता था। काबुल, कंधार, बलख और गजनी कभी एक नहीं हुए, लेकिन जब मान सिंह ने वहाँ पर अटैक किया वो पाँचों एक हो गए थे। और उन पाँचों को जीतने के बाद उन पांचों के झंडे को मिक्स करके इन्होंने अपना झंडा बनाया था पचरंगा, 5 रंग वाला। ये अफगानिस्तान की विक्ट्री की याद है, अफगानिस्तान विजय की याद है, जो आज भी जयगढ़ के अंदर ये फोर्ट है, उसके ऊपर एक दिया बुर्ज 70 फुट ऊंचा टॉवर है जी, उसके ऊपर वो झंडा लगा है, वो पचरंगा है जी। ये अफगानिस्तान विजय की याद है। 400 साल से झंडा लगता आ रहा है। 400 साल पहले इन लोगों का झंडा पचरंगा नहीं होता था जी। ये भगवान राम के लड़के कुश के वंशज थे, महाराजा ऑफ जयपुर, महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑफ करण सिंह, महाराजा अमेठी ऑफ बरेली ऑफ यूपी, महाराजा ऑफ कच्छ ऑफ गुजरात, ये कुश के वंशज थे। महाराणा प्रताप लवन से थे, महाराणा प्रताप, बापा रावल, महाराजा ऑफ नेपाल, महाराजा ऑफ थाईलैंड, महाराजा ऑफ सिक्किम, महाराजा ऑफ जापान, ये लव के थे। तो ये कुश के वंशज है। भगवान राम का वो भगवा कलर वाला झंडा लगता था, लेकिन ये इन्होंने चेंज किया झंडा पचरंगा झंडा, जब अफगानिस्तान को जीता। और किंग अगर जयपुर में होते हैं तो यहाँ पे डबल झंडे होते हैं। अच्छा। अगर आउट ऑफ स्टेशन होते हैं तो सिंगल फ्लैग होता है, इस बात का सिग्निफिकेशन भी है। अच्छा। ये डबल फ्लैग वाला सिस्टम मान सिंह ने चालू किया था, राजा मान सिंह फर्स्ट ने 16वीं शताब्दी में, क्योंकि वो ज़्यादातर युद्ध में बिजी रहते थे, अपने पब्लिक को, अपनी प्रजा को, अपनी राजधानी को समय नहीं दे पा रहे थे। तो पब्लिक की ये शिकायत रहती थी कि राजा तो अच्छे हैं, पब्लिक के लिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम उनसे मिलना चाहते, हमें समय नहीं दे पा रहे। तो मान सिंह कभी भी आते थे, 1-2 दिन के लिए रुकते थे या कभी वापस चले जाते थे। तो ये सिस्टम चालू किया उन्होंने कि मैं जब भी आऊँगा यहाँ पे डबल झंडा लगाया जाएगा, ताकि पब्लिक को पता लगे कि मैं यहाँ पे आया हूँ, कोई भी अपनी समस्या लेके एनी टाइम मुझसे मिल सकता है। अच्छा। बाद में झंडा छोटा और बड़ा स्टार्ट हो गया, एक बड़ा उसके ऊपर क्वार्टर, सवाया झंडा बोलते हैं। सवाया झंडा राजा जय सिंह के टाइम में स्टार्ट हुआ, क्योंकि जय सिंह को उनके ताकत के अकॉर्डिंग औरंगजेब ने ये टाइटल दिया था। टाइटल देने के लिए मजबूर हो गया था, जब दुनिया की सबसे बड़ी तोप बना के ट्रायल के लिए फायर करके औरंगजेब को खुली चेतावनी दे दी थी। उसके बाद औरंगजेब ने इनकी ताकत का लोहा माना था और उसने जय सिंह को टाइटल दिया था कि जय सिंह मेरे से भी ऊपर है, मैं शेर हूँ हिंदुस्तान का, तो वो सवा शेर है। ये सवा शेर हिंदुस्तान का टाइटल मिलने के बाद ही जय सिंह उनके वंशज नाम से पहले सवाई लगाया करते हैं, ताकि सवाई जय सिंह, सवाई भवानी सिंह, सवाई मान सिंह। और जब किंग यहाँ पे होते हैं तो डबल झंडे होते हैं, एक बड़ा उसके ऊपर क्वार्टर, नहीं तो एक होता है। अभी सिंगल फ्लैग है, इसका मतलब किंग अभी यहाँ पे नहीं है। और अभी जो किंग है वो कुशवा वंश के आमेर आने के बाद में 41st डायनेस्टी नंबर है, पद्मनाभ सिंह, महाराजा पद्मनाभ सिंह, जिनकी उम्र लगभग 25 साल है और वो इंडियन हॉर्स पोलो टीम के कैप्टन भी है, बहुत अच्छे पोलो खिलाड़ी भी हैं। तो ये स्टोरी है यहाँ की। देखिए, ये जो जयगढ़ है वो किला है, वो महल नहीं था। जयपुर से पहले यहाँ के राजाओं की कैपिटल जब आमेर थी, आमेर महल में वो लोग रहते थे। आमेर महल को कई लोग आजकल आमेर का किला बोलते हैं, बट किला नहीं था वो। किला वो होता है जहाँ पे आर्मी रहती है, डिफेंस के लिए बना होता है। तो जब कैपिटल आमेर थी जयपुर से पहले यहाँ के राजाओं की, तो ये पूरी तरह फोर्ट था, पहाड़ के टॉप पे बना, यहाँ पे आर्मी रहती थी। आमेर महल में राजा लोग रहते थे। तो इस फोर्ट के अंदर पानी, खाना, गोला बारूद और खजाने का बड़ा स्टोर रखते थे। तो ये बारूद गोले के स्टोरेज गोडाउन, ये गोदाम थे बारूद के लिए, गोले के लिए, लगभग 6 फीट गहरे हैं। अच्छा। काफ़ी गोडाउन है, दीवारों के पास में बना रखे हैं, ताकि लड़ाई के टाइम में जल्दी से जल्दी सैनिक गोला बारूद सप्लाई कर सके जी। ये अभी खाली पड़े हैं, उस समय गोडाउन हुआ करते थे। और 2 गोडाउन यहाँ पे है, 3 गेट वो सामने दिख रहे हैं, वो भी गोडाउन्स थे जी। एक वो गेट सामने, वो गेट है, गेट से पहले राइट साइड में येलो वाली बिल्डिंग दिख रही है, वो भी गोडाउन्स है जी। और कोने में जो गोल बुर्ज है उसके पास में भी गोडाउन्स है। तो फोर्ट के अंदर काफ़ी गोडाउन्स भी है इसके अंदर, ताकि लड़ाई के टाइम में जल्दी से जल्दी फोर्ट पे जो सैनिक दीवार पे खड़े होते थे मोर्चा लेके, उनके पास जल्दी से जल्दी गोला उबाल सप्लाई हो सके जी। हाँ सर, देखिए हम लोग खड़े हैं जयगढ़ किले के अंदर। दुनिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण नाम है इसका, उसके पास में ये पहियों पर खड़ी हुई विश्व की सबसे बड़ी तोप है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम भी है। हालांकि इंडिया में तोपों का आगमन का श्रेय मुगलों का है, लेकिन ये मुगलों से भी आगे निकल गए थे। मुगलों से भी काफ़ी बड़ी विशाल, पूरी दुनिया में सबसे विशाल तोप बना चुके थे राजा जय सिंह। इसका नाम जय बाण है, राजा जय सिंह का बाण कह सकते हैं इसको।
जयपुर में कई नाम जे से स्टार्ट है, जयपुर है, जयगढ़ है, जय बाण है, जंतर मंतर है, सब नाम जे से स्टार्ट है। ये जय सिंह के नाम पे है, जय सिंह ने इनको बनाया था। इंडिया का फर्स्ट प्लांट सिटी है जयपुर, उन्होंने खुद ने प्लान किया था। बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। इंडिया में 5 जंतर मंतर है, ज्योतिष को बढ़ावा देने के लिए, जो मुगलों के प्रभाव से ज्योतिष लगभग उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की थी। जय सिंह ने उसको वापस परिस्थापित किया था और इंडिया में 5 जंतर मंतर बनाए थे, दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन और जयपुर। ये सारे जय सिंह ने बनाए थे। और जयगढ़ फोर्ट भी काफ़ी पुराना था, 11वीं सेंचुरी बना था जय सिंह के टाइम तक, और तोप को ट्रायल के लिए फायर किया। उस समय काफ़ी जर्जर हो गई थी इसकी दीवारें। जयगढ़ फोर्ट को वापस रेस्टोरेट किया जय सिंह ने, और उसके बाद में इसका नाम जयगढ़ रखा। पहले इसका नाम जयगढ़ नहीं था, पहले जय सिंह नहीं थे, काकिल देव ने 11वीं सेंचुरी बना दिया था। उस समय आमेर राजधानी थी यहाँ के राजाओं की, वो आमेर महल था और ये आमेर का किला कहलाता था। बाद में जय सिंह ने इसका रिपेयर करने के बाद अपने ही नाम पे नाम चेंज करके जयगढ़ रखा है। अब ये जयगढ़ नाम से जाना जाता है। ये तोप जय सिंह ने जब बनाई थी जब औरंगजेब का शासन था इंडिया के ऊपर। औरंगजेब के शासन में काफ़ी कट्टरता थी और उसने जजिया टैक्स लागू कर दिया था। धार्मिक कर, अगर आप इस धर्म में कन्वर्ट हो नहीं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। गजवा हिंद चालू कर रखा था, लोगों को मार मार के इस्लाम में कन्वर्ट करना था, और जो कन्वर्ट नहीं होते उनको सरेआम कत्ल किया जाता था। तो जय सिंह ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। हालांकि मराठाओं ने पहले काफ़ी संघर्ष किया, सिखों ने संघर्ष किया, मेवाड़ के राजपूत तो लगातार संघर्ष करते आ रहे थे, लेकिन औरंगजेब इतना पावरफुल था कि उन्होंने धीरे धीरे सबको कुचल दिया। मराठा सरदार शिवाजी, जो मराठाओं ने खूब संघर्ष किया, उनके खुद के बड़े लड़के संभाजी को पकड़ लिया था, काफ़ी यातनाएं देके, टॉर्चर करके उनको मार दिया था। गुरु गोविंद सिंह सिखों का नेतृत्व कर रहे थे, काफ़ी उन्होंने प्रयास किया, काफ़ी युद्ध किए, लेकिन लास्ट में उनके भी 2 खुद के अपने बेटों को पकड़ के किले की दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। यानी जिसने भी आवाज़ उठा की कोशिश की उसको कुचल दिया था उसने। जय सिंह उसके कमांडर होते हुए भी जय सिंह को पूरी प्रेशर किया था, तुम इस्लाम में कन्वर्ट अगर हो जाते हो ठीक, नहीं तो तुम्हारा सर कलम करके पोलो खेला जाएगा और आमेर को जला के राख कर दूंगा। जय सिंह उम्र में छोटे थे, लेकिन जय सिंह काफ़ी शार्प बुद्धि थे बचपन में जी। 16 साल की उम्र में वो बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे जी। 27 साल की उम्र में उन्होंने जयपुर बना लिया था, खुद ने प्लान किया था जी। 34 ईयर की एज में इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर थे वो कि 5 जंतर मंतर इंडिया बना लिए थे। तो औरंगजेब ने जब उनके ऊपर प्रेशर किया तो चेहरे पे सिकन नहीं आने दिया। ये उनको प्रेशर आगरा बुला के दरबार में धमकाया था औरंगजेब ने, लेकिन जय सिंह ने आगरा पहुंच के जब उनसे बात की, औरंगजेब का प्रेशर आया तो चेहरे पे सिकन नहीं आने दी। उन्होंने बड़े हंसते हुए 6 महीने का समय औरंगजेब लिया। बादशाह जो आप कह रहे हैं बहुत अच्छा कह रहे हैं, लेकिन मुझे 6 महीने का समय अगर मिल जाए तो मैं लोगों का माइंड वॉश करूँ, पब्लिक को समझा सकूँ, इस्लाम के बारे में लोगों को बता सकूँ, तो लाखों लोग कन्वर्ट होंगे। ये 6 महीने का टाइम उसके लिए भारी पड़ गया औरंगजेब के लिए। उस 6 महीने के टाइम में आमेर आए जय सिंह, और इस फोर्ट के चारों तरफ पहाड़, और पहाड़ के ऊपर एक दीवार है जिसके अवशेष अभी भी नजर आते हैं। दुनिया की 3rd बिगेस्ट बाउंड्री वॉल है वो, 28 किलोमीटर, कुंभलगढ़ के बाद उसी का नंबर है। उसको सीज किया और आमेर जयगढ़ के बीच में उनके परदादा मान सिंह ने तोप का कारखाना बना रखा था। ये मुगलों से गुप्त बना लिया था, मुगलों को इस बारे में पता नहीं था। जब अफगानिस्तान पे अटैक किया तो वहाँ सारे कारखाने डिस्ट्रॉय कर दिए, वहाँ से सारे टूल्स आमेर में पहुँचाए, वहाँ से 5 फैमिली जो पठान फैमिली आती तोपे बनाने वाले उनको लेके आए थे। आज जयपुर और आमेर में करके 5000 परिवार उनके हो चुके हैं, तो तोपे बनाने के लिए लेके आए थे, लेकिन मुगलों को इसके बारे में पता नहीं था। जय सिंह ने उस कारखाने को चालू किया और मुगलों को हर महीने संदेश देते रहे कि हम अब मुगलों के उसके लिए मुगलों का माइंड वॉश कर रहे हैं, पब्लिक को समझा रहे हैं, इस्लाम के लिए अच्छा कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने गुप्त तोपे बनाना स्टार्ट कर दिया और 3 महीने के अंदर जय सिंह ने 600 तोपे बनाई थी, जो मुगलों से दुगनी थी, औरंगजेब से दुगनी थी। और बाकी के 3 महीने में एक तोप बनाई उन्होंने, लेकिन फैसला किया कि ऐसी तोप हमें बनानी है कि मुगलों की पूरी विशाल सेना को रोका जा सके। उस समय ये तोप बनी थी। विश्व की सबसे बड़ी तोप है, 50 टन वजन है, 1 टन में 1000 किलो होता है। 50,000 किलो इसको लड़ाई के मैदान में लेना पॉसिबल नहीं था, इसलिए स्पेशल इसके लिए सबसे ऊंची जगह टॉवर बुर्ज बनाई गई जहाँ पे ये रखी गई है। ये साइड में दीवारें और टीन से पहले नहीं थे, बिल्कुल ओपन जगह थी ताकि चारों तरफ 4 हाथियों से घुमा के इसको फायर कर सके। इसमें हाथियों से घूमती थी, आदमियों से तो हिलती भी नहीं थी। हाथी बांधने के लिए इसमें 4 हुक है, एक वो है इस तरह का, एक उस साइड में है, 2 आगे है और दोनों पीछे वाले पहियों के बीच में बेरिंग है, ताकि 4 हाथियों से इसको यहीं पे रोटेट करके चारों तरफ कहीं फायर कर सके जी। असेंबल करने के बाद जब इसको ट्रायल के लिए फायर किया, उस समय 100 किलो बारूद इसमें लोड की। इसकी आवाज़ इतनी थी कि 2 किलोमीटर के एरिया में लोग डफ्त हो सकते थे, बहरे हो सकते थे, इसलिए पूरा फोर्ट आमेर खाली करवा दिया और गोले की जगह इसमें बुलेट बना के लोड किया, क्योंकि गोला इतना विध्वंस नहीं करता। पहली बार अगर कई बुलेट बने हैं तो वो आमेर के अंदर जय सिंह ने बनाए थे। पहले अष्ट धातु के 20 फीट लंबे पाइप तैयार किए जो बैरल के अंदर आ सके। इसके अंदर हर पाइप में 100 किलो बारूद, 100 किलो छर्रे लोड किए, तो वो बुलेट लोड किया था, न कि गोला था इसके अंदर। और दीवार के जस्ट पीछे पानी का पौंड है, वहाँ तक 200 मीटर लंबा फ्यूज लगाया गया। उनको बचाने के लिए सैनिकों को उनके कानों में रुई भरी,
कपड़े बांधे गए, मुल्तानी मिट्टी का लेप किया। 5 लोग थे वो, और उनको ट्रेनिंग दी गई। 200 मीटर फ्यूज़ लगाया था, कितनी देर में 200 मीटर फ्यूज़ जलता है। अच्छा जी। तो उनको 1.5 मिनट से लेकर 2 मिनट के बीच में पानी में कूदने का निर्देश मिला, और प्लान के मुताबिक सब कुछ सही चल रहा था। एक के बाद एक लगातार कूदे थे, लेकिन 5वां आदमी जो कमांड कर रहा था, गुलाब सिंह चौहान, वो कुछ समय के लिए लेट हो गया। धमाका इतना तेज़ था कि पूरा फोर्ट गूंज गया था, आसपास के जगह जगह क्रेक आ गया फोर्ट में, और गुलाब सिंह चौहान की ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई थी। ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक से वो खुद शहीद हो गया, लेकिन उसने हिंदुस्तान को बचा लिया। जहाँ पे उनकी डेथ हुई थी उसी जगह पे एक छोटा सा मंदिर बना रखा है, और वहाँ पे रोज़ अगरबत्ती लगाई जाती है, उनके शहादत को याद किया जाता है। और इसका बुलेट यहाँ से 35 किलोमीटर आगे इस दिशा में जी। उस समय जयपुर शहर नहीं था, यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है चाकसू। एरियल डिस्टेंस बाय रोड यहाँ से 65 किलोमीटर फार है। ज़मीन से टकरा के जब वो ब्लास्ट हुआ, उसने 3 किलोमीटर का एरिया उड़ा दिया था वहाँ पर। वहाँ पे आसपास गांव थे, दिन का टाइम था, ग्वाले थे, गाय भैंस चराने वाले। धमाका इतना तेज़ था क्योंकि 20 किलोमीटर तक के गाँव को खाली किया जाता, उसके उम्मीद से ज़्यादा इसका दूर बुलेट गया था। और वहाँ आसपास गाँव थे, वहाँ पर कई प्रेग्नेंट लेडीज़ तो थी, वो गर्भवती औरतें थी, उनके बच्चे तक गिर गए थे। कई लोग डेथ हो गए थे, कई लोग मर भी गए थे इसकी आवाज़ से। भयानक विस्फोट था, और वहाँ पे विस्फोट होने से इतना बड़ा गड्ढा बन गया कि वहाँ पे आज भी तालाब है। गोलेरा नाम है तालाब का, चाकसू हाईवे नंबर 12 पे आज भी तालाब बना हुआ है। इसके फायर होने के बाद, इसका ताकत, मारक क्षमता देखने के बाद औरंगजेब बैकफुट पे आया था। उसके बाद औरंगजेब ने टाइटल दिया था कि जय सिंह मेरे से भी ज़्यादा पावरफुल है, ताकि जय सिंह उसके साथ बने रहें। लेकिन जय सिंह ने उसके बाद लेटर लिख के उससे जजिया टैक्स वापस करवाया था, गजवा हिंद वापस करवाया था, और जो कन्वर्ट नहीं होती थी लेडीज़, उनको जेल में बंद करके टॉर्चर कर रहा था। उनको सह सम्मान उनके लिए घर के लिए विदा करने का जय सिंह ने उनको लेटर लिखा था। औरंगजेब को तीनों शर्त माननी पड़ी थी। 10 बजे आगरा दरबार में पहुंचने वाले औरंगजेब 8 बजे आगरा दरबार में पहुंच गया था। उसने पहुंचते ही उसने सही फरमान जारी करके जजिया टैक्स वापस लिया था, गजवा हिंद वापस लिया था, और जय सिंह को उसने बिना लड़े ही अपने से सवा मान लिया था कि मैं शेर हूँ तो जय सिंह सवा शेर है। अच्छा, ताकि जय सिंह का कोप उसके ऊपर नहीं आए और जय सिंह उनका फ्रेंड बना रहे। लेकिन जय सिंह ने उसके बाद इनका साथ देना बंद कर दिया। उनका साथ देना बंद करते ही जो दूसरी शक्तियाँ थी, मराठा थे, सिख थे, राजपूत थे, वो लोग सब उठ खड़े हुए, और धीरे धीरे उसका साम्राज्य उसके हाथ से निकलने लगा। जय सिंह उनके मदद के लिए नहीं गया, उसने पेशकश भी की थी कि पूरा पंजाब तुम्हें दे दूंगा, पूरा महाराष्ट्र तुम्हें दे दूंगा, जय सिंह तुम्हारी मदद के लिए आओ। लेकिन जय सिंह उनका सहयोग करना बंद कर दिया, और धीरे धीरे मुगल साम्राज्य धराशायी होता हुआ चला गया। आज भी तोप की पूजा होती है साल में 3 बार, दोनों नवरात्रा में अष्टमी के दिन, उस समय राजपुरोहित आता है जी, और दशहरे के दिन खुद राज परिवार से, यहाँ पे राजा या राज परिवार से लोग आते हैं, इसकी पूजा करते हैं। आज भी पूजा के निशान, ये साधारण तोप नहीं है, ये तोप वो है, वो शक्ति है जिसने हिंदुस्तान को कन्वर्ट होने से बचा लिया, सनातन और हिंदू को बचाया, हिंदुस्तान को बचाया। तो वो तोहफा आज भी इसकी पूजा होती है, उसको दंडवत प्रणाम किया जाता है। ये साइड में वो लोग टीन से सब बाद में मिलते, साधारण तोप नहीं है, ये एक शक्ति है जिसने बचा लिया जी। ये सर जो पूजा के निशान आप बता रहे थे, हाँ, पूजा होती है दशहरे के दिन जी। देखिए, जयगढ़ फोर्ट में ये जगह सबसे ऊंची जगह है, और यहाँ से जयपुर सिटी का बहुत मनमोहक दृश्य दिखाई देता है जी। यहाँ से जल महल दिख रहा है, जल महल के बाद में जयपुर शहर है, और जल महल से पहले, जल से पहले जो पीली सी बिल्डिंग दिख रही है, जो छतरियाँ दिख रही है, वहाँ पे 2 बहुत पुराने मंदिर है, कनक वृंदावन मंदिर बोलते हैं, जिनकी मूर्तियाँ वृंदावन से राजा मान सिंह ने लाके यहाँ पे सेटअप की थी। जब मुगलों का कहर उन मंदिरों के ऊपर था, वहाँ से मूर्तियाँ सुरक्षित निकाल के राजा मान सिंह ने यहाँ पे सेटअप किया था। अभी बिरला फैमिली के अंडर में एक ट्रस्ट बना रखी है जी। और यहाँ पे 2 खूबसूरत गार्डन भी है, कनक वृंदावन गार्डन, और 2 मंदिर भी है वहाँ पे। और ये कैनाल है, बारिश में फोर्ट का पानी स्टोर करने के लिए ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है जी। इससे बरसात का पानी अंदर आता है, जाली से अंदर जाता है, और अंदर आने के बाद अंडरग्राउंड कैनाल से फोर्ट में स्टोर होता है, पहले पोंड में और उसके बाद टैंकों में जाता है जी। बाहर इसको फॉलो करते हैं, तो इसका जहाँ पे एंड है वहाँ पे लास्ट में 2 पाइप लगा रखे हैं रोड के नीचे। अच्छा जी। और वहाँ से रोड के दोनों साइड में नाहरगढ़ की तरफ वी शेप में वॉल जाती है, जो आगे फैलते फैलते वो वॉल 1 किलोमीटर चौड़ी जाती है। तो बड़ा कैचमेंट एरिया, उससे पानी बह के आता है, जाली से अंदर जाता है, फिर अंदर आके सिस्टमेटिकली फोर्ट में स्टोर भी होता है और फिल्टर भी होता है जी। तो ये वर्किंग है पूरा सिस्टम जी। देखिए, किले के जो चारों तरफ दीवार है, जयगढ़ किले की दीवार का जो रेडियस है वो करीब 3 किलोमीटर का है जी। और इसमें कई तरह के होल बना रखे, छोटे हैं, बड़े हैं, लंबे हैं। ये सिर्फ डिज़ाइन नहीं है, ये लड़ाई के पर्पज से बने हैं और अलग अलग काम के लिए थे। ये ऊपर वाले जो होल है ये काफ़ी पुराने हैं, जब बंदूकें नहीं होती थी जी। इनको तीरकस बोलते हैं। ये बाहर से काफ़ी नैरो हैं, अंदर चौड़े हैं और 8 डिग्री एंगल पे डाउन है जी। तो यहाँ से बाहर दुश्मन को देखना ईजी था, तीर मार के उसको मारना ईजी था, लेकिन बाहर वाले को अंदर दिखता ही नहीं है। बाद में जब गन आ गई तो उनमें से गन भी यूज़ करने लगे। ये सीधे वाले लंबे होल है, जो काफ़ी लंबी बंदूकें होती थी, वो काफ़ी दूर तक फायर कर सकती थी, उसके लिए थे।
इसके अलावा नीचे वाले जो होल्स हैं ये गर्म पानी और तेल उड़ाने के लिए, मान लो कोई दुश्मन चढ़ने की कोशिश करता था या दीवार को तोड़ने की, तो उबलता हुआ पानी, तेल और तेजाब डाल के दुश्मन को जला डालते थे। जी और दुश्मन अगर काफ़ी दूर है तो ये जो बड़े स्क्वायर होल है बुर्जों में, जी ये तोपों के लिए, जब पहले तोपें नहीं होती थी, ये बड़े होल भी नहीं होते थे। जय सिंह ने जब 600 तोपें बनाई थी तो ये जयगढ़ किले के अंदर भी बड़े बड़े होल निकाल दिए थे, पूरे पहाड़ों के ऊपर तोपें तैनात कर दी थी। उसमें से ये होल्स भी ये छोटी तोपों के लिए, अच्छा ताकि पहाड़ी की चोटी तक भी दुश्मन की सेना अगर आ गई तो वहाँ तक उनको शूट कर सकते थे। जी तो ये अलग पर्पज़ के लिए, जहाँ पे हम लोग चल रहे हैं ये कोई रास्ता नहीं है, ये किले की दीवार है। ये दीवार फोर्ट के अंदर की तरफ लगभग 15 से 20 फीट गहरी है और बाहर की तरफ 50 से लेकर 70 फीट गहराई है। अच्छा जी ये किले की दीवार है जहाँ पे हम लोग चल रहे हैं। जी कभी यहाँ पे सैनिक खड़े रहते थे, हर होल पे मोर्चा लेते थे। घुड़सवार भी यहाँ पे घोड़े पे बैठ के पूरी फोर्ट की वॉल के ऊपर पेट्रोलिंग करते थे, जी उसके लिए है। देखिए ये कैनाल है जो फोर्ट के पीछे पहाड़ का पानी फोर्ट में लाने के लिए। ये अंदर से एक बार बाहर की तरफ ढलान है, फिर वापस इससे डबल ऊंचाई है। अच्छा जी तो बारिश का पानी जो शुरू में आता है वो पानी करीब 4 फुट यहाँ पे स्टोर होता है। उससे जो भारी चीज़ होती है, मिट्टी या कंकड़ वगैरह, वो बैठ जाते हैं, जैसे सामने मिट्टी बैठी हुई है। हाँ जी उसके बाद पानी आगे चलता है, ऊपर पत्ते और पानी जाते हैं। वो पानी यहाँ से कैनाल 2 पार्ट में डिवाइड है। एक रोड के नीचे होकर सीधी जा रही है, ये लगभग इसकी हाइट 5.5 फीट है, 5.5 फीट ऊंचाई है। और एक इस साइड में है, ये गेट बंद किया हुआ है। जी इस गेट को पहले लेफ्ट साइड बंद करते हैं इधर की तरफ, तो पानी राइट को डाइवर्ट हो जाता है। जब तक पानी के हाथ में कचरा, पत्ते या मिट्टी आती है, पौन भर लेते हैं ताकि किले के रिपेयर करना हो या जी। कंस्ट्रक्शन, तो ये काम आता था। जो ही पानी साफ आता है इस गेट को लेफ्ट से खोल के राइट को बंद करते हैं। फिर रोड के नीचे के पानी सीधा आगे जाके यहाँ से करीब 400 मीटर आगे 3 टैंक है, वहाँ जाके स्टोर होता है। और ये काफ़ी ऊंचाई है इसकी, जी करीब 5.5 फीट हाइट है। जी मेरी हाइट है 5.5 फीट, जो आराम से मैं चल के जा सकता हूँ इसके अंदर। जी तो ये कैनाल है, ये कोई सुरंग नहीं है। जी तो इससे पूरा पानी अंदर फोर्ट के अंदर टैंक में जाता है। और ये एक स्टोरी नहीं है, ये अभी भी वर्किंग है। फोर्ट जी। में काफ़ी लोग रहते भी है, रिपेयर भी होती है। तो ये पुराना हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये वर्किंग है पूरा सिस्टम यहाँ से। जी ये किले की दीवार पे ऊपर चढ़ने के लिए सैनिकों के लिए भी रास्ता है और घोड़ों के लिए। ये सीढ़ियाँ नहीं है, जी ये इस तरह की रैंप बना रखी है ताकि घोड़े भी दौड़ते हुए ऊपर चढ़ सकें और नीचे वापस भी उतर सके। क्योंकि दीवार किले की इतनी चौड़ी कि घुड़सवार भी पूरी फोर्ट के वॉल के ऊपर पेट्रोलिंग कर सकते थे। जी तो उसके लिए ये रैंप बना रखी है, इस तरह की रैंप है। अच्छा जी फोर्ट का ये पार्ट जहाँ पे काफ़ी फिल्मों की शूटिंग भी हुई थी, होती है भी है। यहाँ पे खुदा गवाह नाम की एक फ़िल्म थी अमिताभ बच्चन की, वो यहाँ पे शूट हुई थी। इसको अफ़गानिस्तान की जेल दिखाया था इस पार्ट को। ये पानी का पौंड भरा हुआ था, बीच में खुद वहाँ पे अमिताभ बच्चन बैठा हुआ था। वो चारों तरफ इस पहाड़ और जंगल को, अफ़गानिस्तान की पहाड़ियाँ, वो जेल दिखाया था इसको। जी और यहाँ पे एक गाना भी हुआ था, श्रीदेवी गाती तू ना जा मोरे बादशाह, एक वादे के लिए एक वादा तोड़ के। तो वहाँ से शूट हुआ था उस जगह पे। अच्छा जी देखिए ये सामने वाली जो बिल्डिंग नहीं, ये जेल थी पहले। जयगढ़ किले के अंदर जेल थी, जी क्योंकि दुश्मन के ये जो युद्धबंदी पकड़े जाते थे तो उनको फोर्ट के अंदर सुरक्षित जगह पे कैद कर देता कि दुश्मन की सेना उनको आसानी से छुड़ा नहीं सके। इस जेल का आगे जाके नाम विजयगढ़ी पड़ा। जी विजयगढ़ी जेल का नाम नहीं होता है, लेकिन इसके पीछे एक कहानी है। जी विजय सिंह जो राजा जय सिंह सेकंड के भाई थे छोटे, और वो सत्ता के लालच में वो अपनी सिस्टर की शादी भी औरंगजेब से करने के लिए तैयार हो गया था। उसको प्रलोभन दिया था औरंगजेब को कि आप मेरी मदद करो, मेरे भाई के खिलाफ अगर मुझे आमेर का राजा बनाते हो तो मैं अपनी बहन की शादी भी आपसे करने के लिए तैयार हूँ। जय सिंह को इस बारे में पता लगा कि ये सत्ता की लालच के लिए अपनी बहन तक को दाव में लगाने वाला है, तो उसको यहाँ पे कैद करवा दिया था। औरंगजेब को वो इनवाइट कर चुका था विजय सिंह, इसलिए औरंगजेब जब वहाँ से रवाना हुआ दिल्ली से, उससे पहले ही जय सिंह ने बूंदी के राजा हाड़ा राव बुद्ध सिंह को बुलाया और जयपुर के पास में वहाँ पे नाइला का एक फोर्ट है, नाइला के फोर्ट के अंदर उनके फेरे दिए, वहाँ पे शादी करवाई। जी और औरंगजेब के पहुँचने से पहले ही वो यहाँ से शादी करके उनको ले जा चुके थे। और यहाँ से बाद में उनको ले जाके मौत का कुआं, जहाँ पे फांसी की सजा दी जाती थी, उस मौत के कुएं के अंदर उनको फांसी की सजा दी थी, वहाँ पे उनको मौत के घाट उतारा था। अच्छा कि दोबारा ये अपने परिवार, अपने देश के खिलाफ कोई दूसरा कदम नहीं उठा सके, जी इसलिए उनको मौत के घाट उतारे। इसके बाद भी इसका नाम विजयगढ़ी रखा गया था, क्योंकि विजय सिंह को यहाँ पे कैद किया जी। था। वो सर कुआं इसी के अंदर है? हाँ, इस वो कुआं मौत का कुआं अभी है जहाँ पे हम लोग जाने वाले अच्छा हैं, जहाँ पे फांसी की सजा होती थी। वहाँ जी। पे विजय सिंह को भी फांसी वहाँ पे दी गई थी, जी। मौत का कुआं बोलते हैं उसको। जी और काफ़ी लोग रहते भी है फोर्ट के अंदर, जो ये लाइट लगी हुई है, टीवी के डिशेज लगी हुई है। काफ़ी फोर्ट के अंदर करीब 30-35 फैमिली फोर्ट में, जयगढ़ फोर्ट जी। में अभी भी रहती है।
जगह स्टाफ सर्वेंट है। ये फोर्ट अभी भी जयपुर रॉयल फैमिली के अंडर में इसकी ट्रस्ट बना रखी है। तो जो भी जितने भी काम करने वाले सारे स्टाफ हैं वो सब राजा के निजी स्टाफ हैं जी काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ के। जी हाँ देखिए वो कैनाल है, वो अंडरग्राउंड कैनाल जो पहाड़ के ऊपर से आ रही है वो यहाँ से ओपन होती है और ये लेफ़्ट साइड में जाती हुई पहले एक ओपन टैंक है उससे कनेक्टेड है, उसके बाद दूसरा और ये सामने का ब्लैक वाला कवर्ड किया पूरा पानी का और थर्ड टैंक है ये। जी इसके अंदर आके पानी स्टोर होता था और इसके सेंटर में गोल सी जगह वहाँ पे 2x2 का विंडो है, वहाँ से पूजा नए पानी की पूजा करने के बाद दशहरे के दिन जब बारिश का सीज़न चला जाता है तो राज परिवार या राजपुरोहित वहाँ पे आते हैं और नए पानी की पूजा करने के बाद में पानी के अकॉर्डिंग वहाँ से चूना और फुटकरी फोर्ट में डाल के टैंक में डाल के उसको साफ़ किया जाता है। अभी भी ये पुरानी परंपरा चली आ रही है, इसके अंदर पानी अभी भी है, आज भी इसका पानी यूज़ कर रहे हैं पीने। जी ये किले की ये जगह जो जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं मौत का कुआं, जहाँ पे फांसी की सज़ा दी जाती थी और अभी भी कहते हैं ये जगह भूतिया जगह कहलाती है, हॉन्टेड जगह कहलाती है। और यहाँ के कर्मचारी कहते हैं कि रात में कई बार यहाँ पे चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आती है, रात में इसके नज़दीक कोई नहीं आता है। जी मौत का कुआं जो कभी फांसी की सज़ा दी जाती थी यहाँ पे जो भी गुनाहगार होता था अपने देश के या राजा के प्रति कोई उपद्रव करता था या उसका खिलाफत करता था तो यहाँ पे उनको फांसी दी जाती थी। और इसका रास्ता है उधर से सीढ़ियाँ है, मलबा डाल रखा है, बाहर की तरफ सीढ़ियाँ हैं। जी यहाँ पे फांसी देने के लिए विजय सिंह को भी फांसी यहीं पे दी गई थी। अच्छा यहाँ पे उसके दोनों हाथ, जिसको फांसी देनी होती थी उसके दोनों हाथ बांध के, पैर बांध के और उसका रस्सी का बीच वाला हिस्सा गले में बांध के, दोनों छोर यहाँ पे बांध के उनको धक्का मारते थे। उसकी रस्सी की लंबाई इतनी होती थी कि वो आदमी के नीचे अड़ने से पहले ही झटका लगता था और गर्दन फंसी के रह जाती थी। डेथ बॉडी नीचे गिरती थी, उसको निकालने के लिए फिर जल्लाद बाहर से निकालते थे। ये कहते हैं कि अभी भी यहाँ पे इस जगह पे मौत के कुएं के अंदर आत्माएं हैं। कहते हैं कि इसके अंदर अगर कोई बच्चों को या जयगढ़ फोर्ट में टूरिस्ट घूमने आते हैं उनके साथ बच्चे होते हैं तो उनको कभी नहीं दिखाते यहाँ पे, क्योंकि बच्चे चंचल होते हैं, कोई गलती भी कर सकते हैं, थूक भी सकते हैं या पत्थर मार सकते हैं। कहते हैं कि जो इसके अंदर थूक देता है उसके आत्माएं पीछे लग जाती है। तो यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, इस जगह को अवॉइड ही करते हैं। जी लेकिन ये जगह भूता जगह के नाम जानी जाती है और बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं यहाँ पे। जी तो ये सर वो जो जगह है यहाँ से उनको लटकाया जाता था। यहाँ पे लटकाया जाता था। जी यहाँ पे वो जो जिसने बड़ा गुनाह किया हो, किसी जी। को मौत के घाट उतार दिया हो या अपने राज्य के खिलाफ या विद्रोह किया हो, देशद्रोह किया हो, यानी उसका जो सज़ा है वो माफ़ करने लायक नहीं होती थी, उस परिस्थिति में यहाँ पे लाके उनको सज़ाई मौत दी जाती थी। जी यहाँ देखिए ये पानी का वो कैनाल है जिससे पानी आता है पहाड़ों का और यहाँ पे 3 टैंक है। उसमें पहला टैंक ये है, जी पहला पानी यहाँ पे स्टोर होता है पौंड भरने के बाद। जब तक पानी का लेवल ऊपर आता है धीरे 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 मिट्टी जमती रहती है। 40 फीट डीप है और सामने 4 पाइप है। जी पत्थर में होल करके मिट्टी के सकोरों को जोड़ जोड़ के पाइपलाइन बना रखी है, उसमें पाइप भी नहीं होते थे। तो ये भरने के बाद पानी आगे जाता है। ये पहला टैंक 40 फुट गहरा है, इसके पीछे वाला टैंक है वो इससे भी गहरा है, वो 52 फीट डीप है, जी 5 मंजिल लगभग। और उसके भरने के बाद लास्ट में पानी राइट साइड में आता है थर्ड टैंक। ये थर्ड टैंक सबसे बड़ा है, 158 फीट लंबाई है, 138 फीट वाइड है, 40 फीट डीप है। जी और साइड में इसमें काफ़ी विंडो बना रखी है, जितनी हवा चलती है, जितनी वेंटिलेशन होता है, पानी ठंडा भी रहता है, पानी में स्मेल भी नहीं रहती है। जी और टॉप पे से ऊपर जो है वो एक गोल सा प्लेटफॉर्म है, वहाँ से चूना और फिटके डालने के लिए एक विंडो बना रखी है। जी दशहरे के दिन तोप की पूजा करके किंग यहाँ पे आते हैं, नए पानी की पूजा होती है, पूजा के अकॉर्डिंग फिर इसमें चूना और फिटके डाल के पानी को प्यूरीफाई करते हैं। जी ये सारा सिस्टम मैं स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, ये आज भी जयगढ़ फोर्ट में वर्किंग है। जयगढ़ फोर्ट में जो लोग रहते हैं इसी का पानी पीते हैं। और इसके नीचे तहखाना था, जी कहते हैं कि 40 फुट गहरा टैंक और इसके नीचे 20 फुट तहखाना था। वो तहखाना था 1976 तक, जी। इमरजेंसी लगी थी 1976 में। उस समय यहाँ पे कहते हैं कि इमरजेंसी टाइम में इस फोर्ट को सीज किया गया था, सीटी प्ले रेड डाल के वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिए गए थे। जी और इसके अंदर खजाना था, उसका पता लग गया था उस समय सरकार को। जी तो इसमें कहते हैं पानी बाहर निकाल के खुदाई करवाई थी, पूरा दिल्ली जयपुर हाईवे बंद कर दिया था। कहते हैं कि इसमें बहुत बड़ा खजाना था, लेकिन वो कितना मिला या मिला नहीं मिला ये कंट्रोवर्सी बनी हुई है, पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ सवाल है। तो हम इसके बारे में आगे ज़्यादा नहीं बताना चाहते। जी लेकिन जो 1976 में खुदाई हुई थी खजाने के लिए, कहते हैं वो स्टोरी यहीं की है। और बादशाह करके अजय देवगन की फिल्म भी बनी है इसके जी। ऊपर। और ये तो बाद सर में- सारी रिटर्न स्टोरियां हैं जो भी आप बता रहे हैं। हाँ, ये तो जो मैं बता रहा हूँ वो तो सब रिटर्न में है। जी खुदाई हुई थी सारी, यहाँ पे लिखी हुई है खुदाई के बारे में। देखो ये जो बोर्ड लगे इसके बारे में 1976 में खुदाई हुई थी, इसके बारे में लिखा भी है। जी। और इसके बाद में रिपेयर करा गई है। रिपेयर कराने के बाद सीमेंट से रिपेयर किए, बॉटम किए, तो दोबारा से रिपेयर करके वापस से पानी स्टोर कर रहे हैं इसके अंदर। तो पानी स्टोर करना ज़रूरी था क्योंकि इतने लोग रहते हैं, स्टाफ है, रिपेयर होती है, तो पानी स्टोर करेंगे तभी इतने लोगों के लिए यूज़ होगा वो।
तो आज भी ये वर्किंग है। अभी उस समय पानी पहले मैन्युअली लिफ्ट करते थे, अभी पंप लगा दिए, पंप से लिफ्ट होकर पानी, ये टंकी है सीमेंट वाली, इस टंकी में भी इसी का पानी है। और पूरे फोर्ट में लोग रहते हैं यहाँ पे, तो सब जगह पाइपलाइन से पानी सप्लाई होता है, इसी का पानी। पानी कितना साफ़ है, मैं दिखाता हूँ आपको अपने हाथ में लेके। आजकल भी फोर्ट में पिया जाता है। ये पुराना सिस्टम था वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का। ये वही उसी टैंक का पानी है जो पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अभी भी, उस समय भी करते थे। और देखिए कितना क्लीन पानी है। जी बिल्कुल, मैं आप लोगों के सामने ये पी के दिखाता हूँ, एकदम क्लीन पानी है। जी बिल्कुल क्लीन है सर, जैसा हम कांच की तरफ क्लीन है। क्लीन ही नहीं है ये पानी, हेल्दी भी है जी। आजकल हम आरओ एक्वागार्ड का पानी पी रहे हैं। आरओ एक्वागार्ड में पानी फिल्टर ज़रूर होता है, लेकिन फिल्टर होने के साथ में उसके मिनरल भी निकल जाते हैं। जी बिल्कुल। और ये नेचुरल सिस्टम में 100% मिनरल होता है, प्लस इसके अंदर ऐड करते हैं चूना और फिटकरी। चूने में नेचुरल में कैल्शियम मिलती है। समय के साथ में आदमी घुटने जाम होना या आंखें कमज़ोर होना, बाल सफ़ेद होना, वो नहीं होते हैं। प्लस इसके अंदर फिटकरी डालते हैं वाइट वाली, ताकि बैक्टीरिया भी खत्म हो जाए, पानी से फ्लोराइड भी अलग हो जाए। तो ये एकदम बैक्टीरिया रहित पानी है, हेल्दी पानी है और क्लीन पानी है ये। तो आज भी इस फोर्ट में यूज़ किया जाता है। हाँ देखिए, जयगढ़ किले में एक ये पार्ट है जहाँ पे पहले कभी सैनिक रहते थे, बैरक थी। इसको आर्म्स और वेपन्स म्यूजियम में कन्वर्ट किया है। हालांकि मेन आर्म्स रॉयल फैमिली ने जयगढ़ फोर्ट से सिटी प्रेस में शिफ्ट किया हुआ। उनका बहुत अच्छा म्यूजियम है आर्म वेपन्स का। कुछ आर्म्स यहाँ भी हैं, लेकिन यहाँ पे जो आर्म्स है इनका सबका युद्ध में इस्तेमाल हो चुका है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ युद्ध में इस्तेमाल हो चुका है, क्योंकि इनके पूजा के निशान हैं जी। युद्ध में पहले कोई भी आर्म्स जाते थे, पूजा, उसकी पूजा होती थी, सैनिक ज़्यादा था उसकी पूजा होती थी। तो ये पूजा के निशान है, पूजा के मंत्र लिखे हुए हैं। युद्ध में आने वाले हर इंस्ट्रूमेंट, तलवार, बंदूक, ढाल और कटार, ड्रम की भी पूजा होती थी। पूजा के सबके मंत्र लिखे हुए हैं। बैरल जो है अष्टधातु के, सबका युद्ध में इस्तेमाल हो चुका है। इसमें भी आर्म्स वेपन्स है, तलवारें हैं, बंदूकें हैं, ढाल है, कटार है, ये सारी आर्म्स यहाँ पे हैं जो युद्ध में इस्तेमाल हो चुके हैं जी। जो है गेंडे की चमड़े की है। गेंडे का चमड़ा और मगरमच्छ का चमड़ा सूखने के बाद इतना हार्ड होता है जी कि किसी भी धारदार हथियार से कटता नहीं है, चाहे तलवार हो चाहे कुल्हाड़ी हो। तो अपनी सुरक्षा के लिए लेफ्ट हैंड में ढाल रखते थे, राइट हैंड में तलवार रखते थे। ये धनुष है, बांस के धनुष है, ये चमड़े के धनुष हैं। और ये तीर हैं, ये भी तीर है और ये भी तीर है। ये चंद्र बाण कहलाता है। इसके साइज चंद्रमा की तरह है जी। ये सामने से गर्दन को टारगेट करने के लिए। इस तरह का चंद्रबाण छोटा भी होता है जो आंखों को टारगेट करते हैं जी। ये तीक्ष्ण बाण होते हैं, तीखे बाण, जिनके नोक पे सब पे पॉइजन लगा होता था, जहर लगा होता था। ये जितने भी तोपों के बैरल है ये सब अष्टधातु की बनी है। जब ये बनी थी उस समय का इनका नाम, विक्रम सम्मत, ये सब लिखा हुआ। आमेर रियासत में ये तोप है, बिनजारी इसका नाम है, और सम्मत, विक्रम सम्मत लिखा हुआ है जी। जब ये बनी थी। ये आर्मर है, जिरे बख्तर है, जिसको पहनने के बाद किसी भी धारदार हथियार का असर नहीं होता था। सेना का जो आगे वाला दस्ता होता था उसमें जितने भी सैनिक होते उनके सबके इस तरह के आर्म्स होते थे। और सामने चेस्ट पे, ये पीठ पे और चेस्ट पे लगाने के लोहे की प्लेट्स है। हाथों में पहनने के लिए सर पे का कवच, इसके ऊपर लोहे का हेलमेट होता था जी। और पैरों के लिए भी, यानी पूरी तरह से उसकी बॉडी सुरक्षित होती थी। जो फ्रंट दस्ता होता था सेना का, सबके लिए अवेलेबल नहीं होता इतना जी। ये कुल्हाड़ियाँ हैं, फरसे हैं। युद्ध में पहले जब बंदूकें नहीं होती थी, पिस्टल नहीं होती, उस समय आमने सामने की फाइट कुल्हाड़ियों से, फरसों से होती। उसमें समय के फरसे हैं और फरसों के मंत्र भी है। युद्ध में जाने से पहले इनकी मंत्र पूजा करते थे जी। ये तोप के कारखाने का मॉडल है। जयगढ़ में तोप का कारखाना भी था। मान सिंह ने अफगानिस्तान से लाके टेक्नोलॉजी यहाँ पे सेटअप की थी। कारखाना दो पार्ट में डिवाइड है, भट्टी और ड्रिल मशीन जी। भट्टी जिसमें 8 धातु के टुकड़े डाल के बैरल बनाने के लिए, बाकी पहिए गाड़ी तो बनते आ रहे हैं सदियों से। उनको लकड़ी और कोयले से इतना गर्म करते थे कि वो पिघल के लावा बन के दूसरी साइड से निकलना स्टार्ट होता था। वहाँ पे नीचे खड्डा होता था, उसमें मिट्टी के मोड़ बना के रखते थे, सांचे बना के रखते थे। ठंडे होने पे पूरा जो मटेरियल होता था वो जम जाता था, एक बैरल बन जाती, सॉलिड वाली बैरल। उसमें फिर होल बनाने के लिए इस तरह की ड्रिल मशीन को बैलों घोड़ों से घुमा के रोड और ड्रिल की सहायता उसमें होल बनाते। पहले बैरल बनाते थे सॉलिड, फिर उसमें होल बनाते जब बैरल गर्म होती थी। बाकी पहिए गाड़ी तो सदियों से बनते आ रहे, वो आसानी से बन जाते थे जी। इस तरह के तोपे बनाते थे वो जी। कुछ बंदूकें हैं यहाँ पे जो लंबी बंदूकें हैं, जिन पे आइवरी का काम किया हुआ है, हाथी दांत का काम है, और गोल्ड की पेंटिंग भी है। ये रानियों के लिए, रॉयल लेडीज़ के लिए स्पेशल डेकोरेटेड गन है। रानियाँ भी हंटिंग करती थी, रानियाँ फाइट भी करती थी, उनको शिक्षा दी जाती थी। 6 से लेकर 16 साल तक गुरु आश्रम के अंदर रॉयल फैमिली के बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती थी युद्ध के लिए, कि जब जरूरत पड़े अपने देश और धर्म के लिए युद्ध के लिए तत्पर रहे। तो ये उनकी बंदूकें जो रॉयल लेडीज़ होती थी, गर्ल होती थी, उनकी बंदूकें हैं जी। ये भी बंदूकें जिन पे सबका अष्टधातु के नाम लिखा हुआ है जी। और ये बंदूकें जो छोटी वाली बंदूकें, साधारण बंदूकें जो मोस्टली सैनिकों के पास होती थी, ये छोटी बंदूकें हैं। तो का नाम सिंह बाण है, सिंह की तरह, शेर की तरह इसका मुँह, इसलिए इसको सिंह बाण बोलते हैं जी।
ये तोप जो है इसमें 6 होल हैं। इसको एक बार सामने 6 होल बना रखे हैं। इसको एक बार लोड करने के बाद रेगुलर 6 बार लगातार फायर कर सकते हैं, लाइक मशीन गन जी। ये तलवारें हैं, देखिए इनको क्रिच बोलते हैं। हम लोग सबको तलवार बोलते हैं, तलवारों का नाम कैसी वो तलवार है, लेकिन तलवार सारी तलवारें नहीं कहलाती है। हर रिलीजन की तलवार अलग होती थी। क्रिश्चियंस की अलग होती थी, उनको क्रिच बोलते हैं। मुस्लिम की अलग होती थी, उनको शमशीर बोलते हैं। हिंदू और सिख तलवारें एक होती थी जिनको तलवार बोलते हैं, तलवार। ये हाथों की ग्लव्स हैं और ये क्रिश्चियन तलवारें हैं। क्रिश्चियन तलवारें इनको क्रिच बोलते हैं जी। आज भी ब्रिटिश टाइम में जो परंपरा चल रही थी, राज्यपाल राष्ट्रपति को जब सलामी देते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी पे, तो ये क्रिच ही इस्तेमाल कर रहे हैं। आज भी क्रिश्चियन तलवार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये क्रिच है, क्रिश्चियन तलवारें हैं। कुछ ये जो तलवारें साइड वाली, दोनों साइड में ये सिख और हिंदू तलवारें हैं जिनका हैंडल गोल होता था, जो सूरज के उपासक होते थे जी। एक साइड धार होती थी, पीछे की तरफ धार नहीं होती थी। और मुस्लिम तलवार दुधारी होती है, दोनों तरफ धार पतली होती है। इसका जो हैंडल होता है वो चांद की तरह होता है। वो चांद और तारे के उपासक होते थे। बीच में ये तलवार है, इसको खांडा बोलते हैं। सबके अलग अलग नाम थे। खांडा जो बलि करने का काम आता था। ये खांडा 4 किलो का, लेकिन राणा प्रताप का खांडा इससे कई गुना बड़ा था। इससे कहते हैं कि राणा प्रताप के खांडे की जो वेट था वो 14 किलो था जी। और ये कवच काटने वाली तलवार, इसको शोषण पत्ता तलवार बोलते हैं, जो आरी की तरह होता है। लोहे का जाली वाला कवच जो पहनते थे उसको काटना मुश्किल था इन साधारण तलवारों से। उसके लिए स्पेशली तलवार बना रखी थी जी। और ये तोपों के गोले हैं। जेबान तोप जो बड़ी वाली तोप हमने देखी थी, उसके लिए भी लोहे का शोलेट गोला बनाया था, लेकिन इस्तेमाल नहीं किया। उसके लिए बाद में फिर बुलेट बना के इस्तेमाल किया था। उससे पहले लोहे के गोले और छर्रे चलते हैं तोपों के अंदर। और ये बंदूकें ये है तीर है, सारे तीखे तीर जो नोक पे जहर लगा होता था। बीच में चंद्रबाण है, बड़ा और छोटा। बड़ा वाला गर्दन को टारगेट करने के लिए जो महाभारत और रामायण में देखा तीर सनसनाते हुए आते थे, गर्दन काट के अलग ले जाते थे। वो वाले तीर इनके धार होती है तीखी वाली। बीच में छोटा वाला, ऊपर छोटा वाला चंद्रबाण है जो आंखों को टारगेट करने के लिए, क्योंकि पूरी बॉडी पे कवच पहनने के बाद दुश्मन को मारना मुश्किल था। अगर ऐसी परिस्थिति, ये कवच है, उसका कुछ भी बॉडी का अंग नहीं दिख रहा है, लेकिन आँख है तो उसको खुली रखनी ही पड़ेगी। तो छोटा वाला तीर उसी के लिए कि ताकि सटीक निशानाबाज होते थे, उनकी आंखों को एक ही तीर में दोनों आंखों को निशाना बना डालते थे। और ये कंधे के पीछे तीर रखने का तर्क, जिसमें उल्टा तीर रखते थे ताकि नोक पे जो पोइजन लगा होता था वो हाथ पे नहीं लगे जी। ये कुछ टूल है जो तोप को चलाने के लिए, रोशनी के लिए मशाल्स है, बंदूक बनाने के टूल है, ये चकमक है, लाइटर है, मैचेज है उस समय की जी। और ये जितनी भी छोटी तोपों के बैरल हमने पीछे देखी, इस तरह की गाड़ी के ऊपर फिट होती थी। इनको बैलों से खींच के लड़ाई के मैदान में ले जाया करते थे। अच्छा जी। तो छोटी वाली तोपें हैं ये जी। किले में 2 काफ़ी प्राचीन मंदिर है। राम हरीर का मंदिर है। ये मार्बल का काम तो बाद में किया कि ये मंदिर बहुत पुराना है। 1225 की स्थापना, लगभग पौने 800 साल पुराना मंदिर है। इसमें राम हरिहर की मूर्ति, हरि और हर, हरि यानी होता है विष्णु और हर होता है शिव। यानी जैसे अर्धनारीश्वर होता है वैसे एक ही मूर्ति में 2 अवतार हैं, विष्णु के और शिव के। आधा अंग विष्णु का है, इसमें शंख चक्र गदा पद्म है, और आधा अंग शिव का है जिसमें नाग नाड़िया वगैरह वो है, डमरू वगैरह है। तो एक ही मूर्ति में 2 अवतार है। ऐसी मूर्तियाँ हिंदुस्तान में बहुत कम है। श्वेत रामेश्वर, जहाँ पे भगवान राम ने शिव की पूजा की थी, शिव ने राम की उपासना की थी। जो समुद्र किनारे जब लंका जीतने के लिए गए थे, वहाँ पे एक मूर्ति है जिसमें शिव और उसकी विष्णु की दोनों सम्मिलित मूर्ति है। उसी का एक रूप यहाँ पे है जयगढ़ फोर्ट में। इस मंदिर में राम हरिहर का मंदिर कहलाता है ये। और गेट के जस्ट पास में है काल भैरव का मंदिर। किले की स्थापना हुई थी 1036 में। उससे पहले मंदिर की स्थापना की थी पहले राजा काकिल देव ने। मंदिर की स्थापना करने के बाद ही किला स्थापित किया था। तो किले का जो ओल्डेस्ट पॉइंट है वो राम हरि काल भैरव का मंदिर है। किले का ये पार्ट जो है सुभट निवास कहलाता है। सुभट निवास, सुभट संस्कृत में मुख्य योद्धाओं को बोलते हैं। इस किले में पूरी सेना नहीं आ सकती थी। आमेर रियासत के अंडर में उसमें 52 किले आते थे। आर्मी डिवाइड रहती थी। इस फोर्ट के अंदर जो सैनिक रहते थे उनके सेना के मुख्य कमांडर, कंपनी कमांडर और चीफ कमांडर की यहाँ पे मीटिंग होती थी। इसको सुभट निवास बोलते हैं। और यहाँ पे कुछ बड़े ड्रम्स रखे हुए हैं। ये ड्रम पहले युद्ध के मैदान में वो नगाड़े बजा करते थे, क्योंकि युद्ध के मैदान में भी पहले युद्ध के भी नियम होते थे। दिन में लड़ाई होती थी, रात को नहीं होती थी। और युद्ध के में नगाड़ों के ताल के साथ में तलवारें चलती थी। उस समय युद्ध में जो नगाड़े इस्तेमाल हो चुके हैं, उस सामने 2 नगाड़े, पुराने वाले नगाड़े हैं जी। और ये दीवाने आम भी हम कह सकते हैं इसको। कंपनी कमांडर के साथ में कमांडर की मीटिंग होती थी। और इस दीवार के पीछे, छोटी वाली दीवार के पीछे और बड़ी दीवार दोनों के बीच में एक छोटी जगह है, जिसको दीवाने खास बोलते हैं, खिलबत्ती निवास बोलते हैं उसको। खिलबत्ती निवास दीवार के
लाल दीवार के पीछे और बड़ी काली वाली दीवार के बीच में है। जी एक छोटी जगह है, ये राजा और उनके खास लोग, उनके जो मंत्री होते थे, चीफ कमांडर होते थे, उनके साथ में वहाँ मीटिंग होती थी। वो मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण होती थी, पूरा युद्ध का निर्णय वहाँ पे होता था। जी तो वो जगह बहुत सीक्रेट रहती थी। जी ये दिखने में काफ़ी साधारण लग रही है, लेकिन इस जगह को साइंटिफिक तरीके से ये जगह बनाई गई है। इसमें जो आवाज़ होती है, जो आपस में बात करते थे, यहाँ की आवाज़ बाहर नहीं जाती, यहाँ पे इको साउंड होता है। क्योंकि एक दीवार जो नॉर्थ की तरफ बड़ी दीवार है, बाकी दीवारें छोटी है, हवा मोस्टली नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है। और यहाँ पे जब वो आपस में बात करते थे तो उनकी आवाज़ दीवारों से टकरा के जो ही ऊपर उड़ती थी, ऊपर से हवा, नॉर्थ की दीवार ऊपर है इसलिए और साउथ की दीवार नीचे, ऊपर से हवा नीचे की तरफ आती थी, वो आवाज़ को रोल करती थी, यहीं पे उसको घुमाती थी। तो यहाँ की आवाज़ बाहर नहीं जाती है। यहाँ से पास में अगर कोई दीवार के पीछे की तरफ खड़ा रहकर सुनने की कोशिश करता था, उसको आवाज़ बिल्कुल नहीं आती थी। और वो कितनी ही कम आवाज़ में यहाँ पे बात करते थे, इजीली सबको सुनाई देती थी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मीटिंग होती थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। यहाँ पे राजा, उनके मिनिस्टर्स और चीफ कमांडर के बीच में डिस्कस होती थी। वो जगह इसको खिलबत्ती निवास बोलते हैं। खिलबत एक पर्शियन वर्ड है, खिलबत, जहाँ पे खिलबत खाना, जहाँ पे काफ़ी उच्च किस्म के लोगों की मीटिंग हुआ करती है, उसको खिलबत खाना बोलते हैं। देखिए, किले का ये पार्ट जो है, इसको बोलते हैं लक्ष्मी विलास महल। एक्चुअली ये किला था, जयगढ़ फोर्ट था, पैलेस नहीं था। लेकिन जब इमरजेंसी होती थी, इमरजेंसी वो होती है जब राजा युद्ध अभियान के लिए कहीं बाहर चले जाते, जैसे अफगानिस्तान पर अटैक करने गए, 5 साल तक वहाँ पे रहे थे, तो पीछे से कोई दुश्मन अटैक करके उनको नुकसान नहीं पहुँचाते। क्योंकि आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी होती है उनके बच्चे, लेडीज़ वगैरह। तो जब वो युद्ध के लिए चले जाते, मोस्टली सेना उनके साथ जाती थी, कुछ सेना सुरक्षा के लिए यहाँ पे रहती थी। तो उनको आमेर से यहाँ तक पहले अंडरग्राउंड सुरंग थी, सुरंग से लाके ये डोलियाँ हैं जी, ये पालकियाँ हैं पुरानी वाली पालकियाँ, जो सैंडलवुड की बनी है, इसके ऊपर आइवरी का काम है, उसके ऊपर पेंटिंग है। और उस वाली डोली के ऊपर आइवरी का काम नहीं है, उसके ऊपर गोल्ड की पेंटिंग है सैंडलवुड के ऊपर। तो इनमें बिठा के रानियों को, बच्चों को, रॉयल किड्स को आमेर से जाते सुरंग के जरिए फोर्ट में लाके इस महल में शिफ्ट कर देते। लक्ष्मी विलास महल है, इसके नीचे बेसमेंट भी है, काफ़ी लंबा है साइड के अंदर। वहाँ पे दिन में बैठने के लिए ग्रीष्मकालीन महल है, इसके अंदर स्टीम लेट बाथ भी है। जब तक राजा युद्ध से वापस नहीं आया, सुरक्षा के लिहाज से इस फोर्ट के अंदर उनको टाइमपरली शिफ्ट किया करते थे। इसके अंदर उनकी सुविधा के लिए और भी कई चीज़ें लंबे टाइम तक यहाँ पे शिफ्ट रहती थी। उनके लिए टाइम पास करने के लिए, मन बहलाने के लिए पोपेट थिएटर भी था, इसके अंदर डाइनिंग हॉल भी है, और इसके अंदर किचन भी है, पीछे छतरिया भी है जहाँ पे मनमोहक नज़ारा नज़र आता था। और इसके अंदर किले के पीछे सागर एक लेक है, वहाँ पे एक शिव मंदिर है। अगर रानियाँ यहाँ पे शिफ्ट होती थी, लेकिन फिर भी शिव की पूजा करना नहीं भूलती थी। यहाँ से फोर्ट के अंदर जो अंदर गार्डन है, उसके अंदर बील पत्थर के पेड़ थे, वहाँ से बील के पत्ते लेके सुरक्षित दोनों तरफ दीवारें बना के सुरक्षित रास्ता बना रखा है सागर लेक की तरफ। तो सुरक्षित दीवार रास्ते से जाके वहाँ पे शिव की पूजा करती थी, सागर से पानी लेके शिव का स्नान करवाती थी, जल चढ़ाती थी, उसके बाद भी वापस आती। यानी यहाँ पे रहते हुए इमरजेंसी टाइम में उनको भगवान की पूजा करना उनके लिए ज़रूरी था। वो पूजा करना नहीं भूलती थी। आध्यात्मिक प्रवृत्ति की हुआ करती थी, चाहे रानी हो, लेकिन सबके ऊपर भगवान है, भगवान के लिए तो सब बराबर है। वो इतना ही पूजा करते जैसे आम आदमी करते थे, वो रानियाँ भी वो करती थी सारा काम। देखिए, फोर्ट के ये जो रास्ते, ये सीक्रेट रास्ते थे रॉयल लेडीज़ के लिए। फोर्ट के अंदर कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो सीक्रेट रास्ते इस्तेमाल करती थी। ये रास्ते, इनमें कई जो रोशनी के लिए पहले दीपक भी जलते थे, लैम्प स्टैंड भी है, हवा के लिए भी है। और इसमें सब में क्रॉस वेंटिलेशन है। कहीं भी किसी भी जगह पे जाते तो पूरी हवा, प्रचुर मात्रा में हवा चलती हुई वहाँ पे लगती है और ठंडे रहते थे, क्योंकि दीवारें काफ़ी मोटी है, छत मोटी है, इसलिए बाहर के क्लाइमेट का असर नहीं होता था। तो सीक्रेट रास्ते, सुरंग से जब आमेर से यहाँ लेके आते थे, इन्हीं सीक्रेट रास्ते का इस्तेमाल करती थी रानियाँ। और इसके अंदर पोपेट थिएटर भी है जी। ये जगह जो है पोपेट थिएटर है। जब रानियों को आमेर महल से यहाँ पे शिफ्ट कर देते, लंबे समय तक अगर यहाँ पे रहना पड़ता, उनके लिए सारी मनोरंजन के साधन भी थे। उसमें टीवी नहीं होता था, मोबाइल नहीं होता था, तो एकमात्र ये सिस्टम था उनका पोपेट डांस देखने का। राजस्थान का पोपेट डांस फेमस भी है जी। और उसमें भी सिस्टमेटिकली रानियाँ देखने के लिए ऊपर बैठती थी। उनके लिए ऊपर फर्स्ट फ्लोर है, नीचे उनके नौकर चाकर बैठते थे, अगर जेंट्स भी उसमें तो नीचे बैठते थे। और ऊपर से रानी पोपेट डांस देख सके, उनके पर्दा सिस्टम होता था, ऊपर से नीचे पोपेट डांस देख सके जो यहाँ पे होता था। और पोपेट चलाने वाले भी सामने नीचे नहीं बैठे होते थे, इस पर्दे के पीछे ऊपर बैठे होते थे, जैसे अभी बैठे हैं। पीछे वाली दीवार पे ब्लैक पर्दा होता था, ब्लैक पर्दा, और उससे वहाँ से पोपेट डांस दिखाते थे।
ताकि वो पोपेट चलाने वाले भी रानी को नहीं देख सके, नीचे बैठने वाले नौकर चाकर जो वो भी नहीं देख सके और वो पोपेट डांस देख सके। तो यहाँ पे पोपेट डांस दिखा के उनका मनोरंजन किया जाता था जी। देखिए ये साई भोजनशाला थी, यहाँ पे साई लोगों का खाना बनता था और खाना बनाने के लिए ये किचन थी। यहाँ पे अभी भी चूल्हे बना रखे हैं, पहले लकड़ी से खाना बनाते थे तो चूल्हे बने हुए हैं, उनकी रिपेयर की हुई है, अंदर चिमनियाँ भी है धुआं निकलने के लिए। लोग काम करते हुए यहाँ पे मॉडल बना के दिखाया है। और खाना खाने के लिए इस तरह के प्लेटफार्म थे जिनके चारों तरफ बैठ के, पहले आज की तरह पहले खड़े खाना या डाइनिंग टेबल बैठ के खाना नहीं होता था, क्योंकि कहते हैं कि खाना हमसे ऊपर होना चाहिए और खाना खाते समय हमें टीवी वगैरह नहीं देखना चाहिए, शांत स्वभाव से खाना खाना चाहिए। हाथ पैर धोने के बाद कहते हैं कि आयुर्वेदिक में भी अगर हाथ पैर धो के अगर खाना खाते तो जो हमारी भूख है वो जागृत होती है उससे, और उससे जो पलकती मार के बैठते थे उससे आदमी की जो क्षुधा है वो भड़कती थी, यानी भूख लगती थी, खाना जल्दी पचता था। वो भी एक एक्सरसाइज होती थी, वो एक योगा था। तो चारों तरफ बैठ के चारों तरफ अपने से ऊपर थाली रख के यहाँ पे भोजन किया करते थे। यहाँ पे कुछ मॉडल दिखाया जब युद्ध से राजा वापस आते थे, कि युद्ध में जब राजा जाते थे उसी समय फोर्ट में उनको रानियों को शिफ्ट किया जाता था यहाँ पे। तो युद्ध से जब वापस आते थे कई योद्धा कई कमांडर युद्ध में ही काम आ जाते थे, युद्ध में ही वीर गति को प्राप्त हो जाते थे, और जो बचते थे उनको सम्मान दिया जाता था। राजा के साथ में बैठ के खाना खाना भी बड़ा सम्मान होता था। तो यहाँ पे ये कुछ मॉडल बनाया है जिसमें मिर्जा राजा जय सिंह हैं, उधर वाले मिर्जा राजा जय सिंह हैं, उनके साथ में उनके जो सरदार होते थे, सामंत थे, उनके कमांडर होते थे, वो साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं। ये दिखा है मॉडल के अंदर। उस समय उनकी कैसे टर्बन होती थी, ड्रेसेस होती थी, ज्वेलरी होती थी, और खाने का मेन्यू क्या होता था। खाने के बर्तन सारे चांदी के होते थे, चांदी के बर्तन जिनमें खाने का मेन्यू क्या होता था वो यहाँ पे दिखा है। और इनकी पत्नियाँ, यानी जो सामंत थे उनकी पत्नियाँ रानी के साथ में, चीफ रानी के साथ में खाना खाती थी, वो अपोजिट साइड में, क्योंकि जेंट्स और लेडीज उस समय सेपरेट खाना खाते थे। उस समय पर्दा सिस्टम आ गया था मुगल आने के बाद, पहले ये नहीं होता था। तो इनके सामंतों की पत्नियाँ चीफ रानी के साथ में अपोजिट साइड में पर्दे के पीछे की तरफ वो उनके साथ में खाना खाते हुए मॉडल दिखाया है। वहाँ पे उनके में किस तरह की ड्रेसेस होती थी, ज्वेलरी होती थी, खाने का मेन्यू, वो सब कुछ दिखाया है। और ये किचन थी जहाँ पे खाना बनाया जाता था। खाना कोई भी खाना बाहर से बना हुआ नहीं आता था, क्योंकि उस समय काफ़ी षड्यंत्र भी होते थे। कोई जहर नहीं मिला दे, इसलिए जितना भी गेहूं को ग्राइंड करना हो, जौ को ग्राइंड करना हो, तो सारे इसी के अंदर होते थे। यहाँ पे रोटियां बनती थी, यहाँ पे रोस्टेड नॉन वेज वेज बनाते थे। अंदर रसोई के अंदर काम करते हुए दिखाया, जहाँ पे ये चूल्हे हैं जहाँ लकड़ी से आंच लगाई जाती थी, जो रोस्टेड नॉन वेज जो सीख कबाब जो बोलते हैं ऐसे बनाते थे रोस्टेड करते हुए। वो लेडीज़ जो है ये दासियाँ हैं जो हमाम दस्ते पे गरम मसाले को कूटते हुए, हमाम दस्ता जो गरम मसाले को कूटे, उस समय मिक्सी नहीं होती थी, वो कूटते हुए दिखाया है। इस साइड में यहाँ पे जो है ये देखिए, ये चूल्हा जो है, इस चूल्हे के अंदर एक साथ 3 आइटम पक सकते हैं। दोनों साइड में लकड़ी से आंच दे देते, 2 बर्तन रखे हैं ऑलरेडी, और तीसरे के लिए जगह है इसमें, यानी इसे स्टोव के अंदर बर्नर 4 होते हैं गैस के अंदर। वैसे इस समय 3 आइटम एक साथ पक सकते थे। और वो रसोईया खाना बनाने वाला, एक तरफ वो लेडीज़ सलूटे पे मसाला पीसते, उसमें मिक्सी नहीं होती थी। एक दथीला होता है, इसमें पैर रख के चाकू की तरह उसको सब्जी को काटा करते थे, वो दिखाया गया है। और एक तरफ इसी के अंदर जो जेंट्स है वो काम करने वाले रसोई है, वो आटा लगाते हुए, आटा गूंदते हुए दिखाए यहाँ पे। उस समय कैसा क्या होता था, कौन लोग काम करते थे, वो सारा उनके टर्बन या उनके ड्रेसेस क्या होती थी, वो सारा दिखाया गया है। ये आटा गूंदते हुए दिखाया है। और इसी के अंदर गेहूं जो ग्राइंड भी किया जाता था, यहाँ पे लेडीज़ गेहूं को साफ़ करते हुए, जौ को साफ़ करते हुए, जो खाना बनाने के लिए आटा इस्तेमाल होता है। आज की तरह थैलियों में आटा नहीं आता था उस समय। ये देखिए, ये लेडीज़ बैठी है सूप लेके हाथ में, ये गेहूं या जौ को साफ़ करने के लिए, बाजरा जवार साफ़ करने के लिए, और फिर उसको ग्राइंड किया जाता था हाथ से। उस समय मशीन नहीं होती थी, उस समय लाइट नहीं होती थी, हाथ से। देखिए 2 लेडीज़ मिलके, गाँव में काफ़ी समय तक अभी तक भी ऐसा होता था, ये लेडीज़ दोनों मिलके गेहूं को ग्राइंड कर रही है, अनाज को ग्राइंड कर रही है। ये ग्राइंड करने का तरीका जो होता है, ये इससे बहुत अच्छी लेडीज़ की एक्सरसाइज भी होती है अपने कमर की, पेट की। आज भी कहते हैं कि ये जो हाथ से ग्राइंड अगर किया जाए, लेडीज़ मोस्टली जो प्रेग्नेंट अगर है तो रोज़ इस तरह के अगर 30 मिनट भी अपनी बॉडी को ग्राइंड करने के लिए अगर दे देगी तो 90% चांस उसके नेचुरल डिलीवरी होने के चांस रहेंगे, सिजेरियन डिलीवरी नहीं होगी। ये सबसे बड़ी एक्सरसाइज है उसके लिए। इसमें यहाँ पे रानियाँ, जो मिर्जा राजा जय सिंह की बड़ी रानी पटरानी चंद्रावत जी जो मेवाड़ की राजकुमारी थी, और उनसे शादी हुई थी, वो उनकी पटरानी थी, चीफ रानी थी।
उनके पीछे दासी खड़ी हुई है। बाकी ये सब सामंत थे। सामंत की रानियों के साथ में वो खाना खाते हुए, ये उनके लिए सम्मान की बात था। इसमें दिखा है उस समय हर राजस्थान के अंदर हर कास्ट के अलग अलग ड्रेस कोड होता था, ज्वेलरी कोड होता था। तो यहाँ पे राजपूती ड्रेसेज और राजपूती ज्वेलरी दिखाया, ड्रेस कोड दिखाया, ज्वेलरी दिखाया, खाने का मेन्यू दिखाया, क्या वो लोग खाते थे वो दिखाया गया। यहाँ पे पर्दा होता था, ये पर्दे के लिए रिंग लगा रखे हैं, दोनों तरफ पर्दे होते ताकि जेंट्स और लेडीज अलग अलग खाना खा सके। खाना खिलाने के लिए जेंट्स के सर्वेंट जेंट्स होते थे और लेडीज़ की सर्वेंट लेडीज़ होती थी। ये पैलेस जो लक्ष्मी विलास महल था उसका पीछे वाला पार्ट है जहाँ पे दिन में रानी आके बैठा करती थी। यहाँ से नज़दीक से हम लोग आके देखेंगे। इसके अंदर बैठने के कई स्थान हैं। एक तो सामने है बालकोनी है जो पट रानी, चीफ रानी के बैठने की जगह है। राजा की एक से ज़्यादा रानियाँ होती थी उस समय। दोनों साइड में जो बालकोनी है वो दूसरी रानियों के लिए है। और इसके अंदर जो ये रखे हैं ये होदे हैं हाथी की पीठ के ऊपर रखने के। जब रानियाँ शिकार पे जाती थी, एक साथ जाती थी, तो उनके सुरक्षा के लिए कोई मेल गार्ड नहीं होता था, फीमेल भी नहीं होती थी। उनके गार्ड होते थे यूनक, हिंजड़े जो होते हैं। तो ये उनके हाथी की पीठ के ऊपर रखने के होदे हैं। और इसका फेस जो है नॉर्थ साइड में ओपन होता है। नॉर्थ से वैसे मोस्टली हवा चलती है, नॉर्थ से वो ठंडी रहती है। और दीवार के जस्ट पीछे एक फाउंटेन भी चलता था, उससे हवा और ज़्यादा ठंडी हो जाती थी। उससे पीछे 2 लेक है, वहाँ से हवा ठंडी होकर ऑलरेडी आती थी। तो ये महल ठंडा रहता था। फिर भी यहाँ पे जो रिंग लगा रखे हैं, ऊपर रिंग में खस खस के पर्दे लगे होते थे। ऊपर पानी की टंकी थी, उसमें नीचे पाइप लगा हुआ था, पाइप में छोटे छोटे होल थे। तो पानी खस के ऊपर टपकता। खस एक सेंटेड ग्रास होती है, खस के ऊपर टपकता था। हवा जो नॉर्थ से चलती है ऑलरेडी ठंडी आती थी, लेकिन यहाँ पे और ज़्यादा ठंडी होके सेंटेड होके पूरे महल को क्रॉस करती हुई निकल जाती थी। वो एकदम गर्मी के अंदर नेचुरल कूल रहता था। ये दीवारें काफ़ी मोटी है, करीब 4 फीट मोटी दीवारें, 4 फीट मोटी छत है। बाहर के क्लाइमेट का असर तो वैसे नहीं होता था। और चूना जो होता है क्लाइमेट के अपोजिट रहता है। गर्मी में ठंडा रहता है, सर्दी में गर्म होती है। सीमेंट तो क्लाइमेट से जल्दी फटाफट उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग रहती है, लेकिन ये क्लाइमेट के अपोजिट रहता था। तो ये ठंडा रहता था। इसके जो ग्रीष्मकालीन महल कहते हैं, इसको ललित मंदिर भी कहते हैं इसको। तो ये जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये भी एक छत है, बेसमेंट है। फोर्ट का काफ़ी बड़ा पार्ट, करीब ½ स्क्वायर किलोमीटर का पार्ट जो है बेसमेंट अंडरग्राउंड है। यहाँ भी काफ़ी अनाज चारे के गोदाम है जो सेना के लिए होते थे, घोड़े बांधने के लिए, हाथी बांधने का अस्तबल, और यहाँ पे गुड़साल वगैरह भी है। तो हम लोग छत पे खड़े, कभी शूटिंग होती है फोर्ट में तब वो समय कुछ समय के लिए अल्पकाल के लिए खोले जाते हैं ये। और पीछे फोर्ट के पीछे का बड़ा मनमोहक दृश्य दिखाई देगा। जगह जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये फोर्ट के पीछे वाला एकदम ओपन जगह थी। इसको चांदनी चौक बोलते हैं। चांदनी चौक वो दिल्ली वाला चांदनी चौक नहीं था, ये रियल चांदनी की रोशनी में जहाँ पे राजा रानियों के साथ में चेस खेलते थे, शतरंज खेलते थे। वो जगह राजा युद्ध के लिए जाते थे। तो उस समय वापस दोबारा आए या नहीं आए कोई पता नहीं होता था। जाते समय वो उनकी रानी उनके कवच पहनाती थी, तिलक लगा के, तलवार दे के, कटार दे के उनको आरती उतार के लिए युद्ध के लिए विदा करती। जाओ मेरे पतिदेव अपना क्षत्रिय धर्म निभाइए और इसे देश और धर्म के लिए अगर वीर गति को प्राप्त हुआ तो सहर्ष उसे गले लगाइए। और जाते समय अपनी माँ से आज्ञा लेके जाता था, माँ मैं अब युद्ध के लिए जा रहा हूँ, मुझे युद्ध के लिए विदा करिए, क्योंकि वापस आया नहीं आया कोई पता नहीं होता था। तो माँ अपना खुद का दूध पिला के अपने बेटे को विदा करती थी कि जा बेटा मेरा दूध पी के जा, मेरे दूध को लजा मत देना। पिताश्री आगे लेता, पिताश्री मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ। पिता उनकी पीठ पे हाथ रखते थे, बोलते जा बेटा युद्ध के लिए जा, वीर गति को प्राप्त होना या विजयश्री प्राप्त करना, पीठ मत दिखा देना, पीठ पे तेरे बाप का हाथ है। इस पीठ पे हाथ अगर दुश्मन की तलवार लगती है तो मेरा हाथ कटता है, यानी कभी पीठ मत दिखा देना, ये तो विजयश्री प्राप्त करना या वीर गति को। तो ये वापस आए या नहीं आए ये कोई पता नहीं होता, लेकिन युद्ध से अगर युद्ध जीत के या भगवान की कृपा से वो बच के कैसे आ जाता है तो उस समय अपने पूरे परिवारजनों को, अपनी पत्नी को, पिता को, अपनी प्रजाजन को, अपने बच्चों को, सबको पूरा समय देते थे, क्योंकि भविष्य का पता नहीं था। वो देश के लिए, धर्म के लिए मरना एक छोटी सी बात समझते थे। उनका कहना यह था कि हमारा जिस दिन युद्ध होता है या देश से और धर्म के लिए अपना शीश देने का समय आया तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट है। हम लोग क्षत्रिय हैं और भगवान ने हमें इस प्रजा, इस देश की सुरक्षा के लिए भेजा है। कभी अपने लिए नहीं जीते थे, वो हमेशा अपनी पब्लिक के लिए, इस देश और धर्म को सुरक्षा देने के लिए, बचाने के लिए हमेशा जीते थे। वो कहते ही ये थे, राजस्थान में कहावत है कि सूर न देखे टीपणो, वार न देखे सूर, मरणानु मंगल गिणे, समर चढ़े मुख नूर। यानी सूर जो होता है, सूर योद्धा होता है, वीर होता है, वो कभी टीपणों नहीं देखता। टीपणा होता है पंचा, मूर्त नहीं देखता था कि आप मूर्त अच्छा है या नहीं है। सूर न देखे टीपणो, वार न देखे सूर, न वो वार देखता था, सोमवार है, मंगलवार या बुधवार है, शनिवार अच्छा वार नहीं है, न वार देखता था। सूर न देखे टीपणो, वार न देखे सूर,
मरणानु मंगल गिने, यानी मरने का जिस दिन आएगा देश और धर्म के लिए, अगर मरने का दिन आया उसको मंगल गिनता है कि आज मेरा दिन आया है, आज मेरा क्षत्रिय धर्म निभाने का दिन आया है। तो आज अगर मेरा शीश अगर देने की जरूरत पड़े तो दुश्मन को मैं बता दूंगा कि शीश लेना और देना मेरे लिए एक छोटी सी बात है, लेकिन मेरा देश और धर्म हमेशा अजय रहे। तो ये उनकी परंपरा थी युद्ध के लिए। जब वापस आते थे यहाँ पे उनके साथ में रानी के साथ में भी चेस खेलते थे चांदनी की रोशनी में, इसलिए इसको चांदनी चौक बोलते हैं। यहाँ से बड़ा मनमोहक दृश्य होता था। अभी काफ़ी पहाड़ियाँ हैं, जंगल है, उस समय और भी ज़्यादा सुंदर पहाड़ियाँ थी, घना जंगल था, शेर चीते बाहर आवाज़ आया करती थी उनकी। और पीछे 2 लेक है, सागर लेक बोलते हैं, जहाँ से इस दीवार के पास में उनके रास्ता है, ये गेट है, यहाँ पे गेट से होके हाथी पानी लेके यहाँ पे दीवार के पास में एक हौद बना हुआ है जी, यहाँ पे डालते थे और यहाँ से रहट से पानी ऊपर चढ़ाया जाता था। बैल चलते थे, रहट से पानी ऊपर चढ़ता था, उसके प्रेशर से फोर्ट में गार्डन है वहाँ पे जी, गार्डन में। और यहाँ पे इस जगह फाउंटेन चलता था, बिना लाइट के भी वो लोग फाउंटेन चलाते थे। यहाँ से वहाँ से पानी लेके आते थे, फिर ऊपर इकट्ठा होता था, उसके प्रेशर से बिना लाइट के फाउंटेन चला करते थे। अभी भी फाउंटेन सर बना हुआ है, बना हुआ जी। देखिए किले वाला ये जो पार्ट है, ये जब रानियाँ यहाँ पे शिफ्ट होती थी उस समय यहाँ पे कोई प्रोग्राम होता था तो यहाँ पे रानियाँ बैठती थी उस महल के अंदर। जब जेंट्स यहाँ पे होते थे उस महल में बैठती थी, और इसको विलास मंदिर बोलते हैं जी। यहाँ पे रिंग लगा रखे हैं, जहाँ पे चिकवे लगा होता था, तो उनके पीछे रानियाँ देखती थी जब जेंट्स यहाँ पे होते थे, उनके पर्दा होता था। अगर जेंट्स नहीं होते थे, रानियाँ ऑन चेयर गार्डन में होती थी। और रोशनी के लिए यहाँ पे पहले मशाल लगा करती थी, मशालों के लिए होल्स बना रखे चारों कोने में इस तरह के, उस साइड भी है। और बीच में गोल सी जगह वो डांसिंग स्टेज थी, वहाँ पे डांसर डांस किया करती थी। यानी युद्ध के समय में भी रानियों के लिए यहाँ पे सुख सुविधा की कोई कमी नहीं होती थी। और दीवार में यहाँ पे लेडीज़ रहती थी, यहाँ पे जनाना के लिए जगह थी, तो ये जगह काफ़ी सुरक्षित रहती थी। 5 रेगुलर बाउंड्री वॉल है, जिससे चक्कर भी होता है, महाभारत में वैसे 5 चक्कर भी होते हैं। ये पहली दीवार है किले की। इस एक होल में 3-3 होल बना रखे। देखिए फायरिंग के लिए सामने फायर कर सकते हैं, लेफ्ट साइड फायर कर सकते हैं, राइट साइड फायर कर सकते हैं, यानी दुश्मन किसी भी साइड है, किसी भी 3 एंगल से उसको शूट किया जा सकता है। और इस दीवार के पीछे भी दीवार है जो यहाँ से दिखती है, पीछे दीवार है, उसके बाद फिर दीवार है, फिर दीवार है और फिर दीवार है। यानी ये जगह 5 रिंग बाउंड्री वॉल से, 5 सुरक्षा दीवार से घिरी हुई है, ताकि दुश्मन किसी भी कीमत में यहाँ पे नहीं पहुँच पाए जी। वहाँ पे लास्ट में छतरिया, जहाँ से आमेर जो इनकी कैपिटल थी, इनकी राजधानी थी जयपुर से पहले, इसका नाम कभी अम्बानेर हुआ करता था, उसका बड़ा मनमोहक दृश्य वहाँ से दिखाई देगा जी। और पूरा आमेर महल भी वहाँ से दिखाई देगा जी। ये जयगढ़ फोर्ट का ये पीछे वाला पार्ट जो नॉर्थ की तरफ है, पीछे आमेर जो इनकी कैपिटल थी, इसका नाम कभी अम्बानेर है। अम्बानेर बहुत पुराना शहर है जी। द्वापर में भी इसका नाम आता है। द्वापर में भगवान कृष्ण भी यहाँ पे आए थे। पांडवों ने यहाँ पे एक अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर है जहाँ पे पूजा की थी। ये जो सामने लंबा सा मंदिर दिख रहा है जगत शिरोमणि मंदिर, इसके अंदर मूर्ति भगवान कृष्ण की वही मूर्ति है जो चित्तौड़ के किले से लाके यहाँ पे सेटअप किया था। जब मुगलों ने अटैक किया था, मानसिंह कमांडर थे, चित्तौड़ के हमला किया था, तो वो कृष्ण की मूर्ति, इसकी पूजा खुद मीरा किया करती थी। उस मूर्ति को लाके आमेर में स्थापित किया था, वही मूर्ति है, उसको जगत शिरोमणि मंदिर बोलते हैं। क्योंकि जगत सिंह राजा मानसिंह के पहले लड़के थे जो फर्स्ट बार युद्ध के लिए उनको भेजा था, तो फर्स्ट बार युद्ध में काम आ गए थे, तो उनके नाम पे और शिरोमणि भगवान कृष्ण के नाम पे उस मंदिर का नाम जगत शिरोमणि रखा है। और इसके चारों तरफ बाउंड्री वॉल है पहाड़ों के ऊपर। ये सुरक्षा दीवार है ताकि दुश्मन और जंगली जानवर आमेर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकें। और जब आमेर के अंदर रानियों को शिफ्ट करते थे उस समय रानियाँ शिव पूजा के लिए, क्योंकि शिव का मंदिर किले से बाहर वो सामने जो है लेक के बाद है, वहाँ पे फोर्ट के अंदर बेलपत्र के पेड़, बेलपत्र के पत्ते लेती थी। और फिर ये दोनों तरफ दीवार है किले के पीछे सुरक्षा के लिए, बीच में रास्ता बना रखा है, यहाँ पे गेट है, यहाँ से रानियाँ जाती थी, सागर से जल लेती थी, शिव का जल से स्नान करवाती थी, बेलपत्र की पूजा करती थी, और उसके बाद पूजा करने के बाद वापस किले तक आती। यानी किले में भी शिफ्ट है या वो कहीं भी है, लेकिन अपने जो नित्य कर्म है या भगवान की सेवा जो करना है उसको कभी नहीं भूलती थी, वो जरूरी था उनके लिए। ये किले की ये सुरक्षा की 5 दीवारें जो चक्रव्यूह बना रखा था। किले की पहली दीवार ये है जहाँ पे सैनिक होते थे, दूसरी दीवार वो पे जहाँ भी सैनिक होते थे, तीसरी वो है कंगुरे वाली, चौथी उसके बाद है, और 5th दीवार पहाड़ के ऊपर थी, समय के साथ में टूट गई है जी। ये जो बाउंड्री वॉल है किले के पीछे वाला पार्ट जहाँ पे रॉयल लेडीज़ को इमरजेंसी टाइम में शिफ्ट करते थे, ये 5 रिंग बाउंड्री वॉल से घिरी हुई है, 5 सुरक्षा चक्र से घिरे हुए हैं। यहाँ तक दुश्मन का पहुँचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। और यहाँ से आमेर महल दिखाई देता है। आमेर महल जो सामने है, आमेर महल 16th सेंचुरी में राजा मानसिंह फर्स्ट ने बनाया था वहाँ पे,
और आमेर और ये दोनों जयगढ़ फोर्ट टनल से भी कनेक्टेड है, बाई फुटवे भी कनेक्टेड है। अंडरग्राउंड टनल लगभग यहाँ से 400 मीटर का डिस्टेंस है आमेर और यहाँ पे। जो सुरंग से रानियों को, रोल लेडीज़ को इमरजेंसी टाइम में आमेर से यहाँ पे शिफ्ट किया करते थे। रानियाँ या बच्चों को ही शिफ्ट करते थे, राजा शिफ्ट नहीं होते थे, क्योंकि जब युद्ध होता था राजा खुद सेना लेके युद्ध दुश्मन से लोहा लेने जाते थे, वो कभी इधर शिफ्ट नहीं होते थे। सिर्फ जिनके जो रानियाँ या लेडीज़, बच्चे जो किड्स होते थे उनको ही शिफ्ट किया करते थे यहाँ पे। ये आमेर महल है सामने। जो आगे वाला पार्ट है किले का, ये सीक्रेट रास्ते हैं, भूल भुलैया भी हम कह सकते हैं इसको। ये इस तरह की बना रखी है ताकि दुश्मन अगर अटैक करता है, दुश्मन अगर फोर्ट के अंदर भी प्रवेश कर लेता है तो उसको पता ही नहीं चले वो कहाँ से कहाँ जाना है। उनको यहाँ के लोग निकल जाते थे, लेकिन उन दुश्मन को इन्हीं गैलरियों में, इन्हीं भूल भुलैया में फंसा के मार डालते थे। ये बिल्कुल सीक्रेट रास्ते हैं, आज सुरंग से कनेक्टेड है। महल का एक पार्ट दूसरे पार्ट से जुड़े हुए हैं। रोशनी के लिए, सनलाइट के लिए यहाँ पे लाइट है। और आमेर महल और ये दोनों टनल से कनेक्टेड थे। वो टनल का रास्ता यहाँ से है, यहाँ पे आके मिलता है। देखिए यहाँ पे मैं नीचे जाऊँगा, यहाँ से टनल का रास्ता, जो गार्डन का पीछे वाला पार्ट, यहाँ से आप देखेंगे लंबे आके तो सामने लंबी सी ये गैलरी है। और इसका जो लास्ट छोर है वहाँ पे किले के पीछे जो छतरी है उसके नीचे जगह है, और वहाँ से अंडरग्राउंड टनल स्टार्ट है जो आमेर महल के लिए जाती है जी। ये टनल वाला पार्ट है। अच्छा, ये जो जगह है इसको विलास मंदिर भी बोलते हैं, और ये जगह वीर छतरी भी कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे जब दुश्मन से युद्ध करके राजा वापस आते थे, कई योद्धा युद्ध में काम आ जाते थे, तो उनको, उनके परिवार को आगे तक सपोर्ट करने के लिए उस समय पेंशन जैसी व्यवस्था नहीं होती थी। अच्छा। लेकिन व्यवस्था ऐसी होती थी परमानेंट, ताकि वो ही नहीं, उसके जनरेशन कई पीढ़ियों तक उसका यूज़ कर सके। जब युद्ध में काम आने वाले सैनिक की पत्नी या उनकी माँ को यहाँ पे बुलाते थे उन पे, क्योंकि वो लेडीज़ होती थी, फीमेल होती, इसलिए राजा उनको सम्मान नहीं देता था। यानी राजा उनको बांटता नहीं था, जो उनको प्रशस्ति पत्र देते थे वो रानी ये काम करती थी। रानियाँ यहाँ पे होती थी, यहाँ पे लेडीज आती थी, और उनको वीर माता या वीर पत्नी का दर्जा देते, वो प्रशस्ति पत्र यहाँ पे देते थे। ये प्लस उनको जागीर के पट्टे दिए जाते थे। अच्छा। एक गाँव की जागीर या 2 गाँव की जागीर। जागीर का मतलब ये था जो उस गाँव के लोगों से जो टैक्स लेते थे वो राजा के पास नहीं आता था, उस आदमी को देते थे जिसका पति या जिसका बेटा युद्ध में काम आ गया। वो 1 गाँव या 2 गाँव उसको जागीर के मिलते थे, तो पीढ़ी दर पीढ़ी उसका यूज़ करते थे। यानी उसके पत्नी या उसके माता या उनके बच्चे कभी असहाय नहीं होते थे, उनको लगातार ये इनकम सोर्स उनका बना रहे, इसलिए यहाँ पे जागीर के पट्टे दिए जाते थे। ये न्याय, बड़े न्यायप्रिय होते थे, किसी के साथ ऐसा नहीं हो, इसलिए वो यहाँ पे उनको पट्टे देते थे यहाँ पे जागीर के जी। किले की, जयगढ़ किले की 2nd बिगेस्ट तोप है, नाम है इसका बजरंग बाण जी। बजरंग बाण, जय बाण, राम बाण, इस तरह के नाम होते थे, ताकि इनके साथ में भगवान के नाम भी आते रहे। और ये बजरंग बाण तोप के बारे में लिखा है। ये तोप किले की जो बुर्ज है काफ़ी ऊंची, जय बाण के बाद में, उस तो वहाँ पे इसको बुर्ज पे एक हाथियों से 32 बैलों से खींच के बुर्ज के ऊपर चढ़ाया जाता था, क्योंकि नीचे दीवारें होती, किले की दीवारें टकराई नहीं, वो दूर से ऊपर से उसको रोटेट करके फायर कर सके, इसलिए 32 बैलों से खींच के ऊपर चढ़ाई जाती थी बुर्ज के ऊपर। ये बजरंग बाण किले की 2nd बिगेस्ट तोप है। छोटी तोपें तो इनके पास 600 थी, लेकिन वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्लस किले की 2nd बिगेस्ट तोप है ये, जय बाण नाम है इसका। हाँ, देखिए किले का ये वाला पार्ट जो कारखाना है ये काफ़ी गुप्त रहा था, क्योंकि मुगलों के टाइम में मान सिंह ने ये कारखाना यहाँ पे स्थापित कर दिया था। ये ड्रिल मशीन है और उस साइड में भट्टी है, टूल्स है, क्योंकि उस समय मुगलों के साथ ही इंडिया में, बाबर के साथ में 1526 में तोपों का आगमन हुआ था, और मुगल लोग नहीं चाहते थे किसी भी इंडियंस को इसके बारे में नॉलेज मिले। हालांकि उन्होंने आपस में राजपूतों को लड़वाया, मेवाड़ और ढूंढाड़ में संघर्ष करवा दिया, इनको अपनी तरफ मिला लिया। वो देखते थे कि लोग लगने में वैसे ही बहादुर हैं, और अगर इनको तोपें वाली टेक्नोलॉजी मिल गई तो ये हमारे को भी इंडिया से बाहर कर देंगे, यहाँ तक कि अफगानिस्तान तक के भी हमें नहीं छोड़ेंगे। तो तोपे की टेक्नोलॉजी इनको दूर रखा था। लेकिन मान सिंह ने जब अफगानिस्तान पे अटैक किया और 5 साल तक वहाँ मुगल सूबेदार बन के रहे, उस 5 साल के पीरियड में उन्होंने वहाँ पे तोपों के कारखाने थे वो देखे, सारे टूल्स आमेर में पहुँचाए, वहाँ के सारे कारखाने ख़त्म कर दिए, तोड़ दिए, और फिर यहाँ पे जयगढ़ किले में मुगलों से गुप्त तोप का कारखाना बना लिया था ताकि ज़रूरत पड़ने भी ये काम आए जी। और काम भी आया। फिर बाद में जब औरंगजेब ने इनको ऊपर प्रेशर किया, इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए तहलका मचा रखा था, क्रूर था, लोग को कन्वर्ट कर रहा था, तो उनका सामना करने के लिए फिर जय सिंह ने यहाँ पर तोपें बनाई। और आपके सामने जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप जो मैंने दिखाई थी वो बनाई, कई छोटी तोपें बनाई, लास्ट में मुगलों को घुटने पे ला दिया था इन्होंने। तो ये जो मॉडल है, जो मोल्ड है, मिट्टी के बने हुए हैं, जिसमें 8 धातु को पिघला के सांचे बना के उसमें मेटेरियल इकट्ठा करके बैरल बनाते थे। भट्टी उस साइड में है
और फिर ये ड्रिल मशीन है जिसको बैलों से या घोड़ों से घुमा घुमा के उसमें होल बनाते जब बैरल गर्म होती थी जी। और ये लकड़ी की सांगड़ी से उसको खिसकाते रहते थे। छोटी बैरल है तो उसमें छोटी रोड होती थी, छोटा ड्रिल होता था। अगर बड़ी बैरल है तो उसके अकॉर्डिंग बड़ी रोड और बड़े ड्रिल होते थे। इसके टूल्स अंदर की तरफ हैं। ये ड्रिल मशीन थी और इसकी भट्टी उस साइड में है। हाँ देखिए, ये कारखाने का दूसरा वाला पार्ट जो भट्टी वाला पार्ट है वो ये है। और यहाँ पे साइड में एक विंडो है जी। ऊपर जंजीर से वो आगे वाला जो लोहे का लंबा हत्था है वो जुड़ा हुआ है। जैसे ही उसको नीचे दबाते थे ये विंडो खुलती थी और इसके अंदर 8 धातु के टुकड़े, इसमें सोना, चांदी, पीतल, लोहा, जस्ता, तांबा, निकल, क्रोमियम होती थी। 8 धातु के टुकड़े इसके अंदर डाल के लकड़ी से और कोयले से पीछे से लगातार इतना गर्म कर देते कि वो 1000 से लेकर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड में तो वो तापमान में वो लावा, वो अष्टधातु पिघल के लावे के रूप में बाहर निकलना स्टार्ट होती थी। इस जगह से जी। यहाँ पे से वो लावा बाहर निकलता था। यहाँ पे मिट्टी के मोड़ जो सांचे होते थे वो बना के रखते थे जंजीर उसको बांधने के लिए ताकि वो गिरे नहीं नीचे। उसको भरने तक वो लगातार यहाँ पे रखते। उसके बाद उसको लकड़ी की सांगड़ियों से अलग करते थे, फिर दूसरी लगाते थे, उसके बाद उसको साइड में करके तीसरी लगाते थे। लगभग 8 से 10 एक बार में ये बैरल तैयार करते थे। और जब थोड़ी बैरल जम जाती थी उस समय गर्म बैरल को यहाँ से निकालते थे। निकालते समय आधा मोल्ड जो है मिट्टी का होता वो टूट जाता था और ड्रिल मशीन के सामने फुर्ती से वहाँ पे ले जाके उनको बैलों और घोड़ों से घुमा के ड्रिल के साथ उसमें होल बनाते। गर्म बैरल में जल्दी होल बन जाता है। बाकी जो पार्ट है तोप के नीचे वाली गाड़ी होती है, पहिए होते हैं, धुरी होती है, ये तो सदियों से बनते आ रहे हैं तो वो तो आराम से बन जाते थे। मेन चीज़ होती है तोप की बैरल बना, सॉलिड बना के उसमें जॉइंट नहीं होता है, सॉलिड बना के उसमें होल बनाया करते थे। तो यहाँ पे धातु को पिघला के बैरल तैयार की जाती थी। जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं ये इसके अंदर टूल है, कारखाने के औजार हैं जो अफ़गानिस्तान से इंडिया में आए। तो कोई लोग कहते हैं कि ये 300 साल पहले कैनन बनी थी, इसमें जो बोल्ट बने, नट बने, ये बाद में बने होंगे। उस समय नट बोल्ट बनते ही नहीं थे। लेकिन मैं बताना देना चाहता हूँ कि ये नट बोल्ट वाली टेक्नोलॉजी इंडिया में 1580 और 85 के बीच में ही महाराजा मानसिंह के टाइम में अफ़गानिस्तान से आ गई थी। वहाँ के टूल लेके आए थे यहाँ पे। वो टूल, ओरिजिनल टूल जो अफ़गानिस्तान में लाए गए थे, यहाँ पे उनको कारखाने में यूज़ किया है, जिनसे तोपें बनी है। वो ओरिजिनल टूल आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए ये लंबे लंबे जो है ये रोड्स हैं जो बैरल बनाने के बाद उसमें होल बनाते थे। बैरल कितनी लंबी है, कितनी मोटी है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग साइज़ के रोड्स थे। उनके मुंह पे ड्रिल लगाते थे, वो अलग अलग साइज़ के ड्रिल है ताकि गर्म बैरल को काटते हुए वो रोड अंदर चले जाए और उसमें होल बना दे। तो ये उसके टूल हैं। कटर मशीन है कटर करने के लिए। ये जो जगह है यहाँ पे कारखाने का जो ऑफिसर होता था, जिनके अंडर में ये सब कुछ काम होता था, ये उनके बैठने की जगह है जी। ये पुराने के यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ से पूरा आमेर का नज़ारा दिखता है। और जयगढ़ फोर्ट का हमारा जो ट्रिप था वो पूरा हो चुका है। इसमें देखने के लिए 2 से 3 घंटे का समय चाहिए। कई लोगों के पास समय कम होता है, 1 दिन के लिए जयपुर घूमना होता है, 2 दिन के लिए, तो इतना समय नहीं दे पाते उस समय किले की मोस्ट आइटम वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, कैनन, ये देख पाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी किले में काफ़ी कुछ देखने का है। और मैं टूरिस्ट गाइड हूँ, भंवर सिंह मेरा नाम है। मेरा मोबाइल नंबर है 9414279945। भंवर सिंह राजावत नाम से हैं। और मैं जयगढ़ गाइडेशन का प्रेसिडेंट भी हूँ और मैं ऑथराइज फ्रॉम गवर्नमेंट साइड आल्सो। मैं गवर्नमेंट, मेरे पास लाइसेंस भी है और मैं पूरा जयपुर भी आपको ट्रिप करा सकता हूँ। कभी अगर आपको जयपुर आएँ या आपके कोई दोस्त आते हैं तो आप इस नंबर से मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको जयपुर भी विजिट करा सकता हूँ, कहीं होटल में ठहरना है वो भी आपके लिए अरेंज करा सकता हूँ। ट्रैवल कंपनियों से आपके लिए गाड़ी वगैरह वो भी व्यवस्था करा सकता हूँ। तो जयपुर के अलावा भी काफ़ी चीज़ है, जैसे आमेर महल है, सिटी पैलेस है, जंतर मंतर है, हवा महल है, मोती डूंगरी फोर्ट है, बिरला मंदिर है, अल्बर्ट हॉल है, काफ़ी चीज़ें देखने की। जयपुर नाहरगढ़ फोर्ट है, नाहरगढ़ फोर्ट है। और इसके अलावा ये कई चीज़ें यहाँ पे, राजस्थानी कल्चर है, राजस्थानी डांस है। आज जयपुर वर्ल्ड में फेमस जेम्स एंड ज्वेलरी की कटिंग पॉलिशिंग के लिए यहाँ पे जयपुर के अंदर पुराना टाई एंड डाई का काम होता था, ब्लॉक पेंटिंग वगैरह होती थी। ये सारी चीज़ें, कई चीज़ें देखने की, तो वो सारी चीज़ें आपको देखने की मिलेगी। और अगर कभी आपके मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो ये मेरे नंबर है जो मैंने इस पर बताया था, तो कभी कॉन्टेक्ट किए। आपका मोस्ट वेलकम है। भंवर सिंह राजावत आपका वेलकम करेगा और आपको पूरे जयपुर में ऐसे
गेस्ट आपको पूरा विजिट करवाएगा। जी सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना बताया। और सामने देख सकते हैं आपको आमेर फोर्ट देखने को मिल जाएगा। और सर को जितना नॉलेज है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है 2-3 बार में, वो मुझे नहीं लगता यहाँ के किसी भी दूसरे गाइड में है। तो आप जब भी यहाँ जयपुर घूमने आए, जयपुर घूमना चाहते हैं, तो सर को आप एज ए गेस्ट ले सकते हैं, एज ए गाइड ले सकते हैं। और आपको मैं जो नंबर है वो मैं दे दूंगा स्क्रीन के ऊपर भी, आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।